अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो बेटा मुझे बस ये बता दीजिए कि लास्ट क्लास में आपका जो आखिरी पॉइंट था वो नीलिंग डाउन ऑफ शी कैमल था या नहीं था। पैराग्राफ नंबर 3 तक मैंने पढ़ाया होगा, मुझे बस थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है। तो लास्ट पॉइंट पैराग्राफ नंबर 3 तक हमने पढ़ा था। मैं इसका थोड़ा सा रिकैप करवाऊंगा। वैसे तो अगले का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें रिकैप हो ही जाएगा। सो इन दिस पर्टिकुलर मैनर हम लोग जो है वो पेज नंबर 38 पर हैं, वर्कबुक 3A के। सो टुडे वी आर गोइंग टू वर्क ऑन वर्कबुक नंबर 3A एंड वर्कबुक नंबर 3B बोथ। तो आप काइंडली बस छोटा सा काम कीजिए। तो वर्कबुक 3A में हमने इवेंट्स ऑफ माइग्रेशन का टॉपिक जो स्टार्ट किया था, वहां पर जहां पर भी आपका आंसर खत्म हुआ था पैराग्राफ नंबर 3, वहां पर आप आ जाए रिवीजन, क्योंकि आज के टॉपिक में नेचुरली हो जाएगा, क्योंकि आज भी माइग्रेशन का आखिरी क्वेश्चन हमारा है, तो उसके साथ लिंक हो जाएगी बात। तो डायरेक्ट अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं, रिवीजन अगले वाले टॉपिक में कवर हो जाएगा। तो इफ यू आर ऑन पेज नंबर 37, इफ यू आर ऑन पेज नंबर 38, व्हाटएवर पेज यू आर यूजिंग, उस पेज पे आ जाए और लिखिए क्वेश्चन बी। क्वेश्चन बी, explain the significance of this migration. Explain the significance of this migration. 4 marks. जी मोहम्मद बासिम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आपका नाम मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है, देयर इज नो नीड ऑफ राइटिंग योर नेम। नहीं, वो पॉइंट्स रह नहीं गए थे अनुषा तारिक। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये लिखा था P3 में, डिस्कस नीलिंग डाउन ऑफ शी कैमल एट 2 डिफरेंट प्लेसेस, और वो 2 डिफरेंट जगहों पे जो नीलिंग डाउन हुई थी उसके पॉइंट्स आज की क्लास में जो है वो नेक्स्ट टॉपिक में आ जाएंगे। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम वो पॉइंट्स एक जगह लिख लेते हैं, यूज आप 2 जगह कर लीजिएगा। जरूर पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अच्छा जी, माइग्रेशन के बारे में और सिग्निफिकेंस के बारे में एक बार आपसे पहले भी बात हुई। देखो टाइम कम है आज ना हमारे पास, जो है वो मामला ये है कि वक्त कम होता है, 90 मिनट्स की क्लास होती है, तो ज्यादा अभी बातें ना करें, अभी सिर्फ आप मेरे साथ चलें, एंड में कोशिश करते हैं टाइम बचा के आपके सवाल का जवाब दे दें। तो नहीं, कोई जगह नहीं छोड़नी है, एक लाइन छोड़ के बस क्वेश्चन भी लिखना है। P3 में जो एक स्टेटमेंट था वो एक स्टेटमेंट काफी था। मैं आपको जब माइग्रेशन टू अबिसिनिया पढ़ा रहा था तो बेटे मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किसी इवेंट की सिग्निफिकेंस लिखते हैं, जब भी हम किसी इवेंट की सिग्निफिकेंस लिखते हैं, तो सिग्निफिकेंस लिखने के लिए हमारे पास 2 तरह के पॉइंट्स होने चाहिए। नंबर 1, हम उस इवेंट की कोई यूनिक बात कर देंगे, और नंबर 2, हम उस इवेंट की जो है वो फर्दर जो है वो कॉन्सिक्वेंसेज या आउटकम्स डिस्कस करेंगे। तो हम जब माइग्रेशन टू अबिसिनिया पढ़ रहे थे तो उसकी सिग्निफिकेंस के क्वेश्चन में हमने उसकी कुछ डिस्टिंक्शंस यानी यूनिकनेस सीखी थी। नंबर 1, इट वाज द फर्स्ट माइग्रेशन ऑफ मुस्लिम्स। नंबर 2, इट इज हाइलाइटेड इन कुरान, जिसमें सूरह जुमर में और सूरह मरियम में उसका जिक्र था। और नंबर 3 हमने बात की कि इट वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल स्टेप मेड बाय प्रॉफिट। तो वहां माइग्रेशन टू अबिसिनिया में मैंने आप लोग को एक बात लिखवाई थी कि अबिसिनिया के क्वेश्चन में मैंने बताया कि जब भी सिग्निफिकेंस लिखोगे किसी भी इवेंट की, तो उसमें 2 तरह के पॉइंट्स आएंगे। नंबर 1, डिस्टिंक्शन ऑफ दैट इवेंट, नंबर 2, इंपॉर्टेंट आउटकम्स। तो जब सिग्निफिकेंस आ रही है मदीना की भी, तो हम यहाँ 2 तरह के पॉइंट्स लाएंगे। एक, माइग्रेशन टू मदीना की डिस्टिंक्शंस क्या है। देखो रीजंस में खाली रीजंस आते हैं, सिग्निफिकेंस में पॉइंट थोड़े से ज्यादा आते हैं। तो माइग्रेशन टू मदीना की पहली सिग्निफिकेंस ये है, इट वाज द लास्ट माइग्रेशन ऑफ प्रॉफिट्स फॉलोअर्स। क्योंकि फॉलोअर्स ने तो मल्टीपल माइग्रेशन किए हैं, पहले अबिसिनिया गए, फिर दोबारा मक्का आके अबिसिनिया गए, और अब मदीना गए, फर्दर माइग्रेशन की जरूरत नहीं थी। लेकिन जब मैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करूंगा, तो इट वाज द फर्स्ट एंड द लास्ट माइग्रेशन ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो माइग्रेशन में पहला पॉइंट आ गया, फॉलोअर्स की लास्ट है, प्रॉफिट की फर्स्ट एंड लास्ट माइग्रेशन है। इस माइग्रेशन की एक और यूनिक और डिस्टिंक्शन ये है, इट इज हाईलाइटेड इन कुरान। सूरह अनफाल में इस माइग्रेशन का जिक्र है, सूरह तौबा में इस माइग्रेशन का जिक्र है, सूरह यासीन की जो आपने बार बिफोर बार बिहाइंड आयत पढ़ी थी उसमें इसका जिक्र है। तो जैसे ही आपके पास माइग्रेशन के डिस्टिंक्शंस के पॉइंट्स खत्म हो जाएंगे, तो उसके बाद आप उसके इंपॉर्टेंट आउटकम्स बताएंगे। अब माइग्रेशन टू मदीना का पहला आउटकम ये हुआ मेरा बच्चा कि व्हेन मुस्लिम्स वर लिविंग इन मक्का, दे वर बीइंग टॉर्चर्ड। When they had gone to Medina, persecution ended, लेकिन plus Muslims got peace, relief and comfort. तो persecution का एंड है, comfort का आगाज है, तो ये पहला उसका consequence यानी आउटकम हुआ। अब significance के distinction के बाद आउटकम्स वाले पॉइंट शुरू हो गए। Migration से पहले Prophet's life was in danger because after Al-Mutim's death, people of Quraysh were on the verge of assassinating Prophet. माइग्रेशन से पहले फॉलोअर्स की जिंदगी भी खतरे में थी। अगर आपको याद हो, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ही वाज आल्सो अनसेफ इन मक्का, क्योंकि एक शख्स था इब्ने दुगना जिसने अबू बकर सिद्दीक को प्रोटेक्शन दे रखी थी, लेकिन अबू बकर सिद्दीक से उसने 622 एडी में प्रोटेक्शन विथड्रॉ कर ली। अब जो विथड्रॉन प्रोटेक्शन के साथ अबू बकर सिद्दीक थे वो मक्का में अनसेफ थे, वो भी मदीना है।
तो माइग्रेशन टू मदीना ने प्रॉफिट हो या फॉलोअर्स हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको क्या दी है? लाइफ सिक्योरिटी, या उसका एक और कॉन्सिक्वेंस हो गया। फिर मक्का से मदीना माइग्रेट करने का एक और आउटकम ये था कि मुस्लिम्स बिकेम एबल टू एस्टैब्लिश ए सेपरेट इस्लामिक स्टेट, और इस्लामिक स्टेट में मुसलमानों के पास फिर 3 अपॉर्चुनिटीज थी। नंबर 1, मुस्लिम्स वर अलाउड टू प्रीच ओपनली, मुस्लिम्स वर हैविंग द फुल लिबर्टी ऑफ वर्शिपिंग और प्रैक्टिसिंग इस्लाम फ्रीली, और नंबर 3, मुस्लिम्स वर रनिंग देयर इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेशन। पर इसमें एक दो बातें और आ सकती हैं, जो कि अगर बच्चा इसमें थोड़ा सा और फर्दर डिस्कस करना चाहे तो सिग्निफिकेंस यानी आउटकम्स में एक बात ये भी कर सकते हैं कि व्हेन प्रॉफिट वाज माइग्रेटिंग, तो हमने देखा कि प्रॉफिट ने जमात की नमाजें पढ़ाना जब शुरू की तो हुजूर को एहसास हो कि हमारी मस्जिद होनी चाहिए। तो माइग्रेशन की जर्नी के फौरन बाद जो उसके आफ्टर मैथ्स हैं, इमीडिएट आउटकम जो है वो ये कि 2 सिग्निफिकेंट मॉस्क्स वर बिल्ट, जिनका एक का नाम था मस्जिद कुबा और दूसरा नाम था मस्जिद नबवी। पूरा आंसर मैंने आपको सुना दिया है, लेकिन मेरा फोकस आंसर याद कराना नहीं था। मेरा फोकस ये था कि आप 2 तरह की पॉइंट समझ लें कि जब भी हम सिग्निफिकेंस की बात करेंगे तो उस इवेंट की डिस्टिंक्शंस देखेंगे और उसके इंपॉर्टेंट आउटकम्स। सुबह हम लोग पेज नंबर 38 पर हैं, वर्कबुक नंबर 3A। वर्कबुक 3A का हमारा लास्ट टॉपिक खत्म हो चुका था, उसका पार्ट भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद जो है हम आगे जा रहे हैं। तो एक काम करते हैं, आपको वैसे माइग्रेशन तो अभी सीनियर में मैंने ये इंस्ट्रक्शन लिखवाई हुई है डिस्टिंक्शन आउटकम्स की, लेकिन हम पहले हेडिंग दे देते हैं, उसके बाद काम करना शुरू करते हैं। लिखो डिस्टिंक्शंस। बेटा डिस्टिंक्शन की हेडिंग दीजिए और उसके बाद पहला पॉइंट लिखिए। इट वॉज द लास्ट माइग्रेशन ऑफ फॉलोअर्स। मैं आपको पॉइंट्स टाइप करके भेजा हूं तो आंसर जल्दी हो जाएगा। डिस्टिंक्शंस की हेडिंग आ रही है, उसमें 3 पॉइंट्स आएंगे। पॉइंट नंबर 1, इट वॉज द लास्ट माइग्रेशन ऑफ Prophet peace upon his followers. It was the last migration of Prophet's followers. It was the only migration of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. हुजूर इस्लाम ने एक ही हिजरत की है, तो ये उसकी डिस्टिंक्शन है कि प्रॉफिट की एक ही खास माइग्रेशन है और वो है मदीना। It was the only migration of Prophet Muhammad peace be upon. Point number 3. It is highlighted in Quran. It is highlighted in the Quran. डिस्टिंक्शन के 3 पॉइंट्स खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद मेरा बच्चा हेडिंग देनी है इंपॉर्टेंट आउटकम्स। डिस्टिंक्शन के बाद बच्चा हेडिंग आएगी इंपॉर्टेंट आउटकम्स। फिर हम वो आउटकम्स लिखना शुरू कर देते हैं। 1 2 3 4। पहला आउटकम, इट एंडेड अ परसिक्यूशन एंड ब्रॉट पीस एंड कंफर्ट फॉर प्रॉफिट एंड हिज फॉलोअर्स। It ended a persecution and brought peace and relief, या peace and comfort for Prophet and his followers. हुजूर हो या हुजूर के फॉलोअर्स हो, उनकी जान को बहुत खतरा था, पर्टिकुलरली प्रॉफिट, तो उनकी जान को जो है वो अब अमान मिला। It brought life security for them. It brought life security for them. थर्ड पॉइंट है जो कि बहुत जरूरी है, इट इनेबल्ड मुस्लिम्स टू एस्टैब्लिश ए सेपरेट इस्लामिक स्टेट। और इस्लामिक स्टेट में मुसलमान 3 काम करना चाहते थे। नंबर 1, टू प्रीच ओपनली, जो मैंने पिछली क्लास में भी लिखवाया है। नंबर 2, टू वर्शिप फ्रीली, और नंबर 3, टू रन एन इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेशन। टू रन एन इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेशन। माइग्रेशन टू मदीना का एक और बड़ा आउटकम ये है कि इसके माइग्रेशन के प्रोसीजर के दौरान और उसके फौरन बाद 2 यूनिक मस्जिदें बनी, जिनकी आज तक वैल्यू बहुत ज्यादा है। इस्लाम की पहली मस्जिद कुबा है और दूसरी इस्लाम की पहली यूनिवर्सिटी भी है, वो है मस्जिद नबवी। तो एक मस्जिद कुबा
भी मस्जिद नबी। मस्जिद कुबा के बारे में सूरह तौबा में उसकी तारीफ है कि अल्लाह को यहाँ की नमाजी डबल पसंद है क्योंकि वो सफाई का बहुत ख्याल रखते हैं। और मस्जिद कुबा की हदीस में जो तारीफ आई है वो ये कि जिस शख्स ने यहाँ पर जो उसके वर्चू बताया, वो जिस शख्स ने यहाँ पर दो रकात नफिल पढ़ी उसको एक हज और एक उम्रे का सवाब मिले। मस्जिद नबी के बारे में अभी हम लोग तफसील से कुछ बातें और डिस्कस करेंगे, हमारे अगले क्वेश्चन का हिस्सा है। तो मेरा बेटा ये 7 पॉइंट्स आपके पास आ गए। 3 आर द डिस्टिंक्शंस ऑफ माइग्रेशन एंड द 4 आर द इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस या आउटकम्स या द आफ्टरमैथ्स। Whenever you guys are done, please type done so that I can, you know. चलिए जी, पेज नंबर 45। आज हम वर्कबुक नंबर 3 ये खत्म कर रहे हैं और इंशाल्लाह वर्कबुक नंबर 3 भी स्टार्ट करेंगे और वो हमारा जो है बायोग्राफी की लास्ट वर्कबुक है। तो इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपको एज होमवर्क दे रहा हूँ, आप उसको जो है वो विद इन अ वीक कर लीजिएगा। अभी आपके पास वैसे भी जो है वो कुछ डेज आएंगे बीच में, हमारी नेक्स्ट क्लास फ्राइडे को 2 दिन है, उसमें आप होमवर्क कर सकते हैं। तो बहुत आसान सी बातें हैं, फटाफट आगे बात करते हैं। लिखा हुआ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड डिफरेंट एक्सपीरियंसेस इन केव्स ऑफ हिरा एंड सौर, गिवन अकाउंट ऑफ हिज एक्सपीरियंसेस इन बोथ केव्स। तो ये मैंने आपको लास्ट क्लास में काम कराया था, लिखें P1 केव हिरा और P2 केव सौर। P1 केव हिरा, P2 केव सौर। P1 आ गया जी केव हिरा, P1 केव सौर। सर मैं म्यूट कर रहा था, बेगम की कॉल थी, समझा करें यार। उसके बाद अल्लाह आपको खुश रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, गिवन अकाउंट ऑफ दी हिजरा यानी कि माइग्रेशन ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम मक्का टू मदीना। अब यहाँ पर अकाउंट मांगा है तो अकाउंट का मतलब होगा इवेंट्स ऑफ। तो आप एक काम करने से पहले कि आप कंफ्यूज हो, अकाउंट के ऊपर आप लिख दें इवेंट्स ऑफ, वरना फिर आप परेशान रहेंगे कि यार पता नहीं यहाँ पर लेटर टू का आंसर लिखना है, यहाँ पर जो है वो फॉलोड बाय का लिखना है, या फिर यहाँ पर जो है इवेंट्स ऑफ का। तो प्लीज जो है वो आप यहाँ पर अकाउंट के ऊपर लिखें इवेंट्स ऑफ। तो इवेंट्स ऑफ की कहानी जरा मैं सुनना चाह रहा हूँ आपसे, अगर आप मुझे लिख के भेज दें या जो उसमें से चंक्स भेज दें। इवेंट्स ऑफ के आंसर में मैं बीच में रुकूंगा तो आप कंप्लीट कर लें, टाइम बच जाएगा। इवेंट्स ऑफ के आंसर में कॉजेस के मार्क्स, इवेंट्स ऑफ के आंसर में कॉजेस के मार्क्स कम हैं, इवेंट्स के मार्क्स ज्यादा हैं। आंसर खत्म होगा प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अराइवल एट मदीना में। तो जो हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया है फ्राइडे को, वो इवेंट्स ऑफ माइग्रेशन का ही था। उसमें कॉजेस को ब्रीफ या बिल्कुल खत्म भी किया जा सकता है, लेकिन इवेंट्स ऑफ के आंसर में आपको सबसे ज्यादा बात करनी होगी केव 100 रुपए। और जब तक आंसर खत्म नहीं होगा, जब तक प्रॉफिट हजरत अबू यूब अंसारी के घर पे ठहर नहीं जाएंगे। मैं जानबूझ के रिवीजन नहीं करा था क्योंकि मेरे अगले टॉपिक में ऑटोमेटिकली इसका रिवीजन जो है वो हो जाएगा। तो मेरा बच्चा 3 पैराग्राफ बनेंगे, जल्दी से लिख लो। ये आपके होमवर्क्स हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ। पैराग्राफ नंबर 1 जो है वो कॉजेज है। पैराग्राफ नंबर 1 कॉजेज है, जिसमें आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप इनको बहुत कंसाइज या गायब भी कर दें तो आप फिर भी मेजर स्कोर जो है वो इवेंट्स में कर सकते हैं। और इवेंट्स के आपके जो है वो 7 मार्क्स हैं। तो बस कॉलेज के मार्क्स ज्यादा, इवेंट्स के मार्क्स कम। और पैराग्राफ नंबर 3 में वो अलकस्वा that knelt down in front of the two different places at two different places at the property of two different people। तो वहां पर जो है आप वो स्टोरी कवर करेंगे, अलकस्वा यानी द कैमल स्टोरी।
3 पैराग्राफ बन गए और ये आपका आज का सेकंड होमवर्क हो गया। ये मेरी लास्ट क्लास के टॉपिक्स हैं, वो उस दिन हमें ज़्यादा टाइम ऊपर हो गया था तो जल्दी जल्दी निकलना था, तो हम पास्ट पेपर सॉल्व नहीं कर सके। वैसे हमने ऑलरेडी बहुत सारे पास्ट पेपर्स कर लिए थे जो एज अ होमवर्क आ गए थे, तो ये आज की क्लास के लिए मुनासिब था। जल्दी जाओ पीछे देखो, पार्ट बी जो अभी किया आपने सिग्निफिकेंस वाला, वो किस पेज पे आया है? सिग्निफिकेंस वाला पार्ट बी देख लो किस पेज पे आया है। मेरे पास तो पेज 38 था, आप अपने पास देख लें कौन सा पेज है। तो ये बोल रहे हैं व्हाई वाज दिस माइग्रेशन इंपॉर्टेंट फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी। जिसका जो भी पेज है वो पेज नंबर लिख लेगा, किसी का पेज 36 है, किसी का 37 है, 38 है, व्हाटएवर पेज नंबर यू यूज्ड वहां पर वो पेज नंबर लिख दें। सी पेज नंबर। आज का जो हमने क्वेश्चन किया है वही इसका आंसर है। तो इंपॉर्टेंस बोले या सिग्निफिकेंस बोले, दोनों का आंसर सेम रहता है और दोनों का मतलब भी सेम है। इस माइग्रेशन की ड्यूरेशन अगर हम ओवरऑल देखें, मोहम्मद सुफियान कुरैशी, बाय द वे इट्स अ गुड क्वेश्चन क्योंकि बहुत कम लोग इस पे फोकस रहते हैं। 8 साल थी इसकी ड्यूरेशन। माइग्रेशन टू मदीना की ड्यूरेशन तकरीबन 8 साल थी। जब तक मुसलमानों ने मक्का कैप्चर नहीं किया था, तब तक जिस फैमिली को चांस मिलता था, दे यूज्ड टू लीव द सिटी ऑफ मक्का फॉर द सिटी ऑफ मदीना। होमवर्क क्वेश्चंस दूसरा बेटा नोटबुक में करते हैं, जो नोट्स के साथ मिलती है। पेपर 1 की नोटबुक अलग है, पेपर 2 की अलग है, उस पर होमवर्क करना होता है। तो मैं यहाँ पेज नंबर 38 लिख रहा हूँ, आप लोगों का जो भी पेज नंबर होगा बेटा आपको वो लिखना होगा। अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ भाई, तो ये जवाब आपने मुझे देना है क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा मेहनत से आपको आखिरी के टॉपिक्स पढ़ाए हैं इस वर्कबुक के। राइट अबाउट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्टिविटीज इन स्प्रेडिंग इस्लाम आउटसाइड मक्का। तो हुजूर इस्लाम ने मक्का के बाहर जहां जहां इस्लाम प्रीच किया उनके बारे में आपको बात करनी है। बिफोर द माइग्रेशन टू मदीना, तो मक्का के बाहर नबी इस्लाम ने जिधर जिधर प्रीचिंग की है आपको वो बातें बतानी है। तो कुड यू प्लीज टेल मी, प्रॉफिट ने मक्का के बाहर कहां कहां प्रीच किया माइग्रेशन से पहले? 11 से 12 लोगों का अभी तक जवाब जो आया वो आया है ताइफ। यही हुआ था जब ये क्वेश्चन आया, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स व्हेन दे फाउंड दैट दिस क्वेश्चन, तो उन्होंने जवाब में जो लिखा वो लिखा ताइफ। तो यहाँ पर प्रॉफिट ने मक्का के बाद जब ताइफ में प्रीच किया तो ताइफ से आपको रिजेक्शन मिला, फिर अलमुतीन की प्रोटेक्शन मिली, तो प्रॉफिट ने फॉरेनर पिलग्रिम्स को अकाबा में प्रीच करना शुरू किया। तो बेटे याद रखना कि अगर ये वाला आंसर लिख रहे हैं तो इस आंसर में आपको 2 एरियाज लाजमी कवर करने हैं और दोनों हाफ ऑफ मार्क्स के हैं। नंबर 1 ताइफ एंड नंबर 2 अकाबा। नंबर 1 लिखो विजिट टू ताइफ, पैराग्राफ नंबर 1 विजिट टू ताइफ। पैराग्राफ नंबर 2 प्रीचिंग एट अकाबा in 10th, 11th, 12th and 13th years of prophethood. चलो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ये बताओ कि 10th ईयर में जब प्रॉफिट ने प्रीचिंग की तो बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट को रिजेक्ट किया, लेकिन कुछ इंडिविजुअल्स ने प्रॉफिट को एक्सेप्ट किया। कुड यू गाइस प्लीज टेल मी, ये जो ईयर था जिसमें नबी इस्लाम ने खूब सारी प्रीचिंग की, इस साल बहुत सारे लोग कन्वर्ट हुए। कन्वर्जन के हिसाब से ये साल अमेजिंग था, लेकिन ये एक चीज की वजह से फेलियर था। तो इस साल कन्वर्जन हो सकी क्या ना हो सकी? 10th ईयर में कन्वर्जन हो सकी क्या ना हो सकी? मल्टीप्लीकेशन। तो हम लोग इस्लामिक स्टेट के लिए मल्टीप्लीकेशन चाह रहे थे, वो 10th ईयर से स्टार्ट नहीं हुई। मल्टीप्लीकेशन 11th ईयर से स्टार्ट हुई थी। 11th में 6 लोग थे, 12th में 12 लोग थे, जो कि 12 नहीं 7 नहीं 12, एक्चुअली न्यू लोग तो 7 ही आए थे, और 13th में 75 लोग थे। अब मैं जल्दी जल्दी पूछना, रिवीजन हो जाएगा। ये बताओ, ये जो 6 लोग आए थे जो 11th ईयर में प्रॉफिट से अकाबा की वैली में मिले, ये जो 6 लोग थे ये मदीना की कौन से ट्राइब से थे? औस खजरज या दोनों? 11th ईयर के जो 6 पिलग्रिम्स थे वो औस खजरज या दोनों? ये सिर्फ खजरज के थे। खजरज जवाब सही है, बाकी इसमें औस नहीं था, तो ये एक ही ट्राइब के लोग थे। 6 लोगों ने इस्लाम कबूल किया। कुड यू प्लीज टेल मी, उन्होंने सिर्फ इस्लाम कबूल किया या वादे भी किए? डिड दे प्लेज और नॉट? 11th ईयर की बात हो रही है। इन द 11th ईयर डिड दे प्लेज और नॉट? नॉट। 11th ईयर कन्वर्जन्स हैं लेकिन उसमें प्लेज नहीं है। 10th ईयर में कन्वर्जन्स हैं, मल्टीप्लिकेशन नहीं हुई। 11th ईयर में 6 पिलग्रिम्स कन्वर्टेड, लेकिन उसमें कोई प्लेज नहीं हुआ। जब 12th ईयर आया तो अब 12 नहीं 7 नहीं 12 का मतलब ये था कि 7 लोग जो आए थे, 7 लोग जो आए थे ये नए थे, तो इन लोगों ने प्रॉफिट के हाथ में इस्लाम कबूल किया। लेकिन जो ओवरऑल तो 12 थे, तो 12 पीपल मेड द प्लेज। अब जो 12 हाजियों ने प्रॉफिट से प्लेज किया वो वादे 2 थे, टू ओबे अल्लाह एंड हिज मैसेंजर,
to abstain from immoral practices 5 हैं, burial of daughters alive, idol worshipping, adultery, stealing, cursing. 13th year की बात की तो 13th year में नबी अलैहि सलाम से 75 पिलग्रिम से मुलाकात की, 73 men 2 women. इन लोगों ने प्रॉफिट से 5 वादे किए, to obey Allah and to fear Allah alone, to abstain from to fear Allah alone, to obey Prophet at all times, to spend in plenty and shortage both, to enjoin good and to forbid evil, and to protect Prophet like their closest ones. Second pledge में हज़रत अब्बास ने स्पीच की थी, लेकिन despite all the threats, when the people of Medina made the pledge, it was called the second pledge of Aqaba. फिर हुजूर की माइग्रेशन का सिलसिला शुरू हुआ था, और माइग्रेशन इस आंसर में नहीं आएगी, यहाँ पर उसने सिर्फ आउटसाइड प्रीचिंग की बात की है, तो आप सिर्फ प्रीचिंग की हद तक बात करेंगे, फर्दर बात करने की जरूरत नहीं है। इस आंसर में आप चाहें तो हजरत मुसअब बिन उमैर ने जो मदीना में प्रीचिंग की उसका भी जिक्र ना करें। आप देखें मैंने रिवीजन में मुसअब बिन उमैर का जिक्र नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट की प्रीचिंग आउटसाइड मक्का की बात होगी। प्रॉफिट ने अगर मुसअब को भेजा तो वो सब बात ना भी की जाए तो भी बात चल सकती है। तो इस पूरी कैफियत में विजिट टू ताइफ और प्रीचिंग एट अकाबा, नहीं नखला की बात अगर आपने करनी तो ताइफ के आउटकम्स में आ सकती है, लेकिन क्योंकि ये 5 मार्क्स का आंसर है तो हम ताइफ पे ही मखसूस रहेंगे, हम ताइफ के अलावा बात नहीं करेंगे। तो मेरा बच्चा ये हमारी वर्कबुक नंबर 3 ये खत्म हो गई, अल्लाहुम्मा लक अलहम्दु व लक शुक्र। और हम लोग ये काम ही करते हैं कि हम जो है वो आगे की गुफ्तगू कर लेते हैं। मुझे ये बताओ ये वाले पासपोर्ट्स हुए हैं या नहीं हुए? पेज नंबर 44 पे आओ, पेज 44 पर आओ, ये पासपोर्ट्स हुए हैं या नहीं हुए? चलो करो फिर। The Prophet Muhammad, peace upon him, brought the message of Islam to Makkah, described the ways the main clans treated him after his। बल्कि काम करते हैं ना, ये मैं थोड़े से पासपोर्ट्स अगली क्लास में कराऊंगा, टू मच पासपोर्ट्स हो गए। अभी के होमवर्क यही है ना, अभी आज के जो क्वेश्चन का है वो होमवर्क है, ये वाले मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। तो नेक्स्ट क्लास में वर्कबुक 3A लेके बैठना, 3B भी, क्योंकि ये प्रोसिक्यूशन वगैरह है, थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा। जुम्मे को हमारा टाइम ज्यादा होगा ना, तो आधा घंटा ज्यादा होगा, तो हम ये वाले जो रिमेनिंग पासपोर्ट्स हैं जुम्मे को डिस्कस कर लेंगे। वर्कबुक 3A बंद हो गई सर, वर्कबुक नंबर 3B पे आ जाए और पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और वर्कबुक 3B के पेज नंबर 2 पर आना है। ये तो लेसन्स वाला क्वेश्चन है, इसका पेज नंबर लिखवाना खाली मैंने। व्हाट कैन मुस्लिम्स इन मॉडर्न टाइम लर्न फ्रॉम दीस स्टोरीज, लेसन वाला क्वेश्चन है, प्रोसिक्यूशन का पार्ट बी पढ़ाया हुआ है, बस यहाँ पर पेज नंबर लिखवाऊंगा मैं खाली। वर्कबुक 3B पेज नंबर 2 बच्चा, क्वेश्चन ए। क्वेश्चन ए, briefly describe the main events followed by migration to Medina, especially brotherhood। जगह से बोलो चेक कर लीजिए, ये वाली भी ले जाओ, दूसरी वाली भी, ये इसका कैप रखा हुआ, especially brotherhood। especially brotherhood। ये ऐसे जफर किए। अब्दुल्ला मंसूर आउटसाइड, जब मैं दिखा देता हूँ तुम्हें मंगाता हूँ मैं, तो आउटसाइड से सारी वर्कबुक एक जैसी है, उनका नंबर में फर्क होता है। मुझे जल्दी से यार, मुझे एक वर्कबुक 3B लाके दिखाओ, किसी बच्चे को देखने का शौक हो रहा है। वर्कबुक 3B, 3B चाहिए। ये जो है मुझे बताओ इसमें मैं कौन सा फ्रेज अंडरलाइन करूंगा, प्लीज शर्मिंदा मत करना, बड़े जमाने से माइग्रेशन पढ़ रहे हैं। कौन सा फ्रेज अंडरलाइन होगा? ब्रीफली से द मेन इवेंट्स में कौन सा फ्रेज अंडरलाइन होगा? फॉलोड बाय का मतलब क्या होगा? माइग्रेशन से पहले, माइग्रेशन के दौरान, या माइग्रेशन के बाद? इस आंसर में जितनी भी गुफ्तगू होगी वो माइग्रेशन के बाद की है। तो इसमें मार्किंग स्कीम अगर एक्यूरेटली स्टार्ट समझना है तो जब नबी अलैहिस्सलाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही जो है वो मदीना की हुदूद में दाखिल होंगे, मतलब मदीना के करीब होंगे, बस वहां से मार्क्स मिलना शुरू हो जाएंगे।
तो बेटा 4 पैराग्राफ बनेंगे, लिखो P1 इंट्रो, पैराग्राफ नंबर 1 इंट्रोडक्शन, पैराग्राफ नंबर 2 हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना पहुंचते ही जो काम किए, इमीडिएट मेजर्स, वो सारे इसमें कवर होंगे। मदीना आने के बाद दो कम्युनिटीज के बीच में रिलेशनशिप स्ट्रेंथन करने के लिए नबी इस्लाम ने उनको भाई भाई बना के उन पे मवाखात नामी रिलेशन स्टैब्लिश किया। तो P3 ब्रदरहुड, क्योंकि क्वेश्चन में स्पेशली ब्रदरहुड लिखा हुआ आ रहा है। और पैराग्राफ नंबर 4 में आएंगी अदर डेवलपमेंट्स, जिनमें चार्टर ऑफ मदीना को भी कवर करना पड़ेगा, उसमें रेवलेशंस का जिक्र होगा, और साथ ही साथ जो है वो प्रोहिबिशन ऑफ इंटरेस्ट की वजह से जो है वो चेंज ऑफ किबला आएगा। मेरे बेटा उसके नीचे लिखना है फ्रेम। फ्रेम का मतलब होता है स्टार्टिंग ऑफ द आंसर एंड एंडिंग ऑफ द आंसर। तो इस आंसर का जो फ्रेम है वो मैं आपको जरा समझा दूं। वैसे तो फॉलोड बाय माइग्रेशन जो है, जब प्रॉफिट माइग्रेशन के बाद के अगर मैं इवेंट्स लिखने लगूंगा, तो बेटा माइग्रेशन के बाद तो नबी इस्लाम ने 10 साल मदीना में स्टे किया। सो वी नीड टू लर्न दैट कि एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशंस या यहाँ पर फ्रेमवर्क कितना है और हमें कहाँ तक की बात करनी है। तो जब मक्का से मदीना की माइग्रेशन की बात होगी बेटे, तो ये जो फॉलोड बाय वाला क्वेश्चन नवंबर 2003 में आया था, इसमें एग्जामिनर एक्सपेक्टिंग ओनली 2 ईयर्स। जब हुजूर मदीना पहुंचे तो वो फर्स्ट आफ्टर हिजरी कहलाता है, और इसके बाद का जो साल आएगा वो सेकंड आफ्टर हिजरी है। एक बात सुन लेना फिर लिखना, इस आंसर में फर्स्ट आफ्टर हिजरी के सारे इवेंट्स कवर होंगे और सेकंड आफ्टर हिजरी के भी सारे इवेंट्स कवर होंगे, लेकिन सेकंड आफ्टर हिजरी का एक बहुत पॉपुलर इवेंट है, उसका नाम है बैटल ऑफ बदर। बैटल ऑफ बदर इस आंसर का हिस्सा नहीं है, तो फिर लिखेंगे 1 आफ्टर हिजरी टिल 2 आफ्टर हिजरी एक्सक्लूडिंग बदर। इसमें बैटल ऑफ बदर शामिल नहीं है, एक्सक्लूडिंग बदर। इस आंसर में बदर को शामिल नहीं करना है। अच्छा, आप अब लिख लें, फिर मैं आपसे बात करता हूं। ये वाला क्वेश्चन आजकल नहीं आ रहा, आजकल जो क्वेश्चन आ रहा है, यानी कि जो एग्जामिनर साहब जो है क्वेश्चन दे चुके हैं रिसेंटली, वो फिर मैं आपको दिखाता हूं। फॉलोड बाय माइग्रेशन टू मदीना स्पेशली ब्रदरहुड लिखा है मैंने। नहीं, मोहम्मद सुफियान कुरैशी नोट्स जो हैं ग्रेजुअली मिलेंगे जिस चैप्टर में हो। अब आपको एक हफ्ते के बाद नोट्स 3B के मिलेंगे, क्योंकि आज मैंने आपसे 3B स्टार्ट कर दी है, और 3B के साथ आपको जो है 8 भी मिल जाएगी। तो आपके पास तकरीबन पेपर 1 पेपर 2 के कुछ नोट्स होंगे मिड टर्म के एग्जाम्स के लिए। मॉक से पहले आपके नोट्स कंप्लीट होंगे, नोट्स ग्रेजुअली मिलते हैं। अच्छा, आप लोग एक छोटा सा काम करें, जरा हाथ अपने तेज रखिएगा, मेरे साथ जल्दी से आ जाओ। पेज नंबर जो है वो एंड में चले जाओ, बिल्कुल उसके वर्कबुक के। अरे तो बहुत बड़ी वर्कबुक है यार, साइड पे वो भी नहीं आ रहा। पेज नंबर 59 पे आओ, सॉरी पेज नंबर 58। पेज 58 पे आइए और ये पहला सवाल पढ़िए। अब मैं आपसे इस सवाल पढ़ने के बाद कुछ पूछूंगा, तो प्लीज मुझे जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको जो ऊपर क्वेश्चन लिखवाया है उसका फ्रेमवर्क और है, इसका फ्रेमवर्क और है। यहाँ लिखा हुआ राइट अबाउट द इवेंट ऑफ द फर्स्ट ईयर फॉलोइंग द प्रॉफिट्स अराइवल इन मदीना। तो ये भी फॉलोड बाय माइग्रेशन टू मदीना है, क्योंकि प्रॉफिट के मदीना आने के बाद का सवाल है। अब बताएं इस वाले क्वेश्चन में ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या फर्क है। ऊपर वाले क्वेश्चन का फ्रेमवर्क था 1AH till 2AH एक्सक्लूडिंग बदर, इस वाले क्वेश्चन का फ्रेमवर्क क्या है, 1AH। तो इसमें एक काम करो ना, आप इसको अंडरलाइन करो फर्स्ट ईयर और उसके ऊपर लिखो 1AH। अच्छा, जब मैं होमवर्क में दूंगा तो मैं इसकी पैराग्राफिंग कराऊंगा, मैं अभी इसकी पैराग्राफिंग नहीं कराऊंगा। 1AH में बदर नहीं है, बदर तो दोनों में नहीं आएगी यार। मोहम्मद सुफियान अजीब बातें कर रहे हो यार, किस तरह की गुफ्तगू हो रही है ये, हर बात ही समझ नहीं आ रही क्या? तुम मेरे ख्याल से इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होकर बैठे हुए हो भाई, तो बिल्कुल फोकस हो जाओ, सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। जब 2AH में बदर नहीं आएगा तो 1AH में बदर कैसे आएगा यार? आप कोई मोबाइल शोबाइल हाथ में या कोई टीवी शीवी लगा के बैठे, तो बिल्कुल फोकस रहे, मेरी बात सुने, आप 1.5 घंटे के लिए मेरे साथ हैं, क्योंकि आप आधी बात समझ पा रहे, आधी नहीं समझ पा रहे। अच्छा जी, ये तो फॉलोड बाय माइग्रेशन में 1AH का आएगा, तो हमने करना ये है, मैं आपको ना 1AH का आंसर नहीं कराऊंगा, मैं आपको 1 आफ्टर हिजरी और 2 आफ्टर हिजरी दोनों करवाऊंगा। अगर 2003 का क्वेश्चन आ गया तो आपने जो है वो 2 आफ्टर हिजरी भी कवर करना है, और अगर जो है हमारे पास जो है ये वाला सवाल आया, जो कि मोस्ट रिसेंट क्वेश्चन यही वाला है जो आपने अभी सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है, अगर ये क्वेश्चन आया तो बेटे हम लोग सेकंड आफ्टर हिजरी के इवेंट्स को माइनस कर देंगे। तो हम 2 साल का क्वेश्चन लिखते हैं,
सेकंड आफ्टर हिजरी की हेडिंग के बाद उसके इवेंट्स कवर कर लेंगे, कभी पूछा तो लिख देंगे, नहीं पूछा तो उसको एक्सक्लूड कर देंगे। तो सेकंड आफ्टर हिजरी की बेसिकली इवेंट्स क्या हैं, एक हमारे पास उसमें इवेंट आता है, अल्लाह आपका भला करे, रेवलेशंस रिसीव्ड बाय प्रॉफिट, फिर न्यू रेगुलेशंस इंपोज्ड बाय प्रॉफिट, और तीसरा आता है चेंज ऑफ किबला। तो 3 इवेंट्स जो एंड में मैं आपको पढ़ाऊंगा उस क्वेश्चन के, वो 3 इवेंट्स इस आंसर में नहीं आएंगे, बाकी आंसर यही है। अब खुदा ना करे किसी बच्चे ने वही वाला आंसर यहाँ पर भी लिख दिया, तो याद रहे इररेलेवेंट लिखने से मार्क्स नहीं कटते, बस टाइम जाया होता है। तो इसमें मिसजज होने के बाद बहुत ज्यादा मार्क्स कटने का चांस नहीं है, तो वो तो परेशानी बिल्कुल भी नहीं है हमारे पास। तो आ जाए वापस ही पेज नंबर 2 पर ही आ जाए। P1 लिखिए, पैराग्राफ नंबर 1। ये देख लें भाई, वर्कबुक 3 भी ऐसी होती है। ये हमारी थिकेस्ट वर्कबुक है, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा पेज किसी और वर्कबुक के नहीं है, या शायद कैलिफ्स की वर्कबुक जो है वो इससे ज्यादा थिक हो। तो ये वर्कबुक है भाई, आपने देखने की ख्वाहिश का इजहार किया था, इसी वर्कबुक पे हम लोग काम करें। वैसे सारी वर्कबुक का टाइटल एक ही जैसा है, सिर्फ नंबर का चेंज है और अंदर कंटेंट चेंज है। अच्छा जी, मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूँ और इसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा इसमें मार्क्स मिलने कहाँ शुरू होंगे। प्रॉफिट 1 आफ्टर हिजरी क्या कहलाएगा? जब हजरत अली ने हजरत उमर को मशवरा दिया कि लेट्स स्टार्ट आवर कैलेंडर फ्रॉम प्रॉफिट्स माइग्रेशन, तो जहां हुजूर की माइग्रेशन स्टार्ट होगी उसी को 1 आफ्टर हिजरी बोलेंगे। अब माइग्रेशन तो प्रॉफिट की स्टार्ट मक्का से ही हो गई है, तो इसमें हम माइग्रेशन तो पूरी नहीं लिखेंगे, तो हमें मार्किंग स्कीम 2013 की देखनी पड़ी। उसमें हमें पता चला कि इसमें जो पहला मार्क मिलेगा हमें वो तब मिलेगा जब हुजूर मक्का के डेंजर से निकल के मदीना के उन हुदूद में दाखिल हो जाएंगे जहां पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीसफुली अपनी एक्टिविटीज कर रहे होंगे, और उस जगह का नाम है कुबा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड के व्यू, क्योंकि ये आंसर भी काफी दूर तक जाएगा, इसमें भी काफी सारे पॉइंट्स है, दो कि टाइम पे इजीली खत्म होता है, ये इवेंट सॉल्व जैसे लंबा आंसर नहीं है। लेकिन इफ यू वुड लाइक टू नो कि एक्यूरेटली आपको फर्स्ट मार्क कहां से मिलेगा, तो वो है कुबा। तो P1 में हम वो सारी चीजें इंक्लूड कर रहे हैं जो प्रॉफिट के मदीना तक पहुंचने की है। तो कुबा के बाद बनी सलीम के क्वार्टर्स, फिर प्रॉफिट का मदीना पहुंच के हीरोइक वेलकम, और वो जो कैमल स्टोरी है अबू अय्यूब अंसारी के घर तक की, वो सारी की सारी बातें यहाँ पर डिस्कस होंगी, उसको स्किप करने की इजाजत नहीं है। तो अब एक स्टूडेंट ये करे कि हुजूर इस्लाम को मक्का से मदीना लेकर आ जाए फ्यू लाइंस में। अच्छा मैं इसके बाद जब रुकूंगा तो आपको जवाब देना है, क्योंकि ये मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया, अब ये भी सॉर्ट ऑफ रिवीजन चल रहा है। तो मैं जब इसका आंसर लिखना चाहूंगा, मैं ऐसे बोलूंगी ऑन मंडे प्रॉफिट रीच कुबा। ये आंसर स्टार्ट करना कोई अच्छा स्टार्ट नहीं है, क्योंकि आपको पता है स्ट्रक्चर्ड मार्किंग है, तो बात थोड़ी ऐसी हो कि पीछे से कनेक्टिंग आए। तो मैं यूं लिख सकता हूं, इन 622 AD बाय डिवाइन ऑर्डर्स प्रॉफिट पीस अपॉन हिम लेफ्ट मक्का फॉर मदीना। ये एक स्टेटमेंट होगा। When he realized he was being chased, he took shelter in Cave Saur for 3 days. Continuing the journey after 3 days, Prophet peace upon him on Monday reached at Quba. मुझे पता है क्योंकि हजरत बुरैदा हो या फिर जो है वो हजरत उम्मे माबद हो या फिर सुराका बिन मालिक हो, उनके इसमें मार्क्स नहीं है। तो मैंने फिर प्रॉफिट को केव सौर से डायरेक्ट कहां पहुंचा दिया? कुबा, क्योंकि मुझे कुबा से स्कोर मिलेगा, मैंने पीछे ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करनी। तो हुजूर इस्लाम जब कुबा पहुंचे, तो कुड यू प्लीज टेल मी, कुबा पहुंचने का डे मंडे था, नबी इस्लाम कुबा में कौन कौन से डेज रुके, कितने डेज रुके प्रॉफिट कुबा में? 4 डेज कौन से थे? मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे। इन 4 दिनों में प्रॉफिट के एक कजन और एक जय्यद साहबी ने ज्वाइन किया, जो मक्का से प्रॉफिट के बाद निकले थे। जिन्होंने प्रॉफिट को यहाँ ज्वाइन किया कुबा में, उनका नाम बताइए। हजरत अली ने प्रॉफिट को कुबा में जब ज्वाइन किया, 80 फॉलोअर्स नहीं, हजरत अली ने ज्वाइन किया। हजरत अली ने प्रॉफिट को ज्वाइन किया, तो हमने यहाँ एक पहली इस्लाम की मस्जिद की फाउंडेशन रखी, उसका नाम था मस्जिद कुबा। तो मस्जिद कुबा में 2 रकात नफिल पढ़ने का सवाब क्या है? मस्जिद कुबा में 2 रकात नफिल पढ़ने का सवाब किसके बराबर है? एक हज और एक उम्रे के बराबर है। सो 2 रकात नफिल का सवाब एक हज और एक उम्रे के बराबर है। मस्जिद कुबा में प्रॉफिट रुके, यानी कुबा के मकाम पे प्रॉफिट 4 दिन रुके। अब मैं मान जाऊंगा कि किसी का रिवीजन बहुत अच्छा है। कुबा में प्रॉफिट स्टेड फॉर 4 days फ्रॉम मंडे टिल थर्सडे एट द हाउस ऑफ हिज होस्ट बाय द नेम ऑफ। प्रॉफिट के होस्ट का नाम क्या था कुबा में? उम्मे कुलसुम नहीं था, क्या हो गया? प्रॉफिट के कुबा में जो होस्ट थे उनका नाम था कुलसुम बिन अल हदम। देखो ऐसे ही पढ़ा था ना तुमने मुझसे। प्रॉफिट पीस अपॉन हिम निकले तो पहले सुराका बिन मालिक, सुराका से उम्मे माबद से बुरैदा, बुरैदा से कुलसुम। तो कुबा में प्रॉफिट पीस अपॉन हिम के जो अल्लाह के वली के होस्ट थे उनका नाम था कुलसुम बिन अल हदम। यहाँ पर प्रॉफिट के मैटरनल अंकल्स ने प्रॉफिट को ज्वाइन किया और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर लेके गए टुवर्ड्स मदीना। जर्नी कब स्टार्ट हुई थी? थर्सडे तक रुके, तो जर्नी फ्राइडे को स्टार्ट हुई थी। फ्राइडे को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो फ्राइडे नून को
रुकते हैं एट द क्वार्टर्स ऑफ बनु सलीम, और बनु सलीम के क्वार्टर्स में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम प्रॉफिट डिलीवर्ड द फ्राइडे सर्मन एंड प्रॉफिट लेड द कांग्रीगेशनल प्रेयर ऑफ फ्राइडे। तो पहली बार जुम्मे की नमाज हुई। एंड नाउ प्रॉफिट व्हेन ही रिज्यूम्ड द जर्नी ऑन मंडे, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रीच एट द बॉर्डर्स ऑफ मदीना। सो प्रॉफिट जब मदीना पहुंचते हैं तो मदीना में द यंग गर्ल्स दे रिसीव प्रॉफिट पीस अपॉन बाय चैंटिंग हिम्स, और जो हिम्स है उनको आप रिलीजियस सॉन्ग्स यानी नाते बोलते हैं। तलाअल बद्रु अलैना की सदाएं लग रही थी। And when the man of these young girls were also using tambourine, जिसको डफ बोलते हैं, and when the men welcome Hazrat Muhammad peace upon, these men were wearing their glittering armors, and in order to honor Prophet peace upon him, they saluted in the manner that they raised their swords to salute Hazrat Muhammad peace be upon him. फिर प्रॉफिट जिस शी कैमल पे थे उसके बारे में प्रॉफिट ने बोला, wherever the she camel is going to kneel down, I am going to stay at that person's house. नबी अलैहिस्सलाम की जो ऊँटनी पहले सुहेल और सहल के मैदान के पास रुकी, इस जगह पे प्रॉफिट ने इरादा किया कि मस्जिद नबी तामीर होगी, लेकिन अभी प्रॉफिट यहाँ स्टे नहीं कर सकते थे। तो प्रॉफिट माउंटिंग द शी कैमल, एंड नाउ द शी कैमल स्टॉप्ड इन अ प्लेस कॉल्ड द हाउस ऑफ हजरत अबू अय्यूब अंसारी, और अबू अय्यूब अंसारी के घर प्रॉफिट ने फिर स्टे किया। अब सुनो, मैंने दोबारा पिछली क्लास का जो रैप अप था, कंक्लूसिव सेशन में आपको वापस सुनाया। अब ध्यान से समझना, इस पैराग्राफ में पहला स्कोर आप करोगे कुबा में। कुबा मिस नहीं होना चाहिए, भले डिटेल्स ज्यादा हो या शॉर्ट हो, कुबा लाजमी आना चाहिए। फिर बनु सलीम की क्वार्टर्स में जुम्मा, फिर प्रॉफिट का मदीना पहुंचना, और फिर कैमल स्टोरी। तो ये चार बातें बड़ी लाजमी है इस पैराग्राफ में, अगर ये मिस होती हैं तो फिर नुकसान शिद्दत से। फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना पहुंचेंगे तो मदीना पहुंचने के बाद इस शहर का नाम बदलेगा। अब याद रखना, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस शहर नहीं आए थे तो इस शहर का नाम था यसरब। अब इस शहर के दो नाम पड़े, एक नाम इसका है मदीनातुल नबी, और दूसरा इसका नाम जो है वो है मदीनातुल मुनव्वरा। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड द वर्ड मदीना इन अरबिक मींस शहर। तो शहर को आप लोग बोलते हैं सिटी। तो अगर मैं मदीना देखूं तो मदीना का मतलब होगा सिटी, और नबी का मतलब होगा प्रॉफिट, और तुन का मतलब है द सिटी ऑफ प्रॉफिट। So when Prophet arrived in this city, before it was called Yasrib, and now the name of the city got changed, and it was called Madinatul Nabi, means the city of Prophet. अब मदीनातुल मुनव्वरा का मतलब क्या है? मदीना कहते हैं सिटी को, और मुनव्वरा कहते हैं समथिंग इल्यूमिनेटिंग, समथिंग शाइनिंग को, वो चीज जो बहुत ज्यादा चमकदार हो। तो अगर मैं मदीनातुल मुनव्वरा बोलूंगा तो इसका मतलब होगा द शाइनिंग सिटी, या दी स्पार्कलिंग सिटी, दी इल्यूमिनेटिंग सिटी, लेकिन सबसे आसान द शाइनिंग सिटी ही लगता है। सो प्रॉफिट पीस अपॉन मदीना आएंगे तो मदीना का नाम चेंज हो जाएगा। अब ये सारी की सारी गुफ्तगू जो है पैराग्राफ नंबर 1 की है। अब मुझे ये बात बताओ, इतनी सारी जो बात आपसे की, ये बताइए इस आंसर में सबसे पहला मार्क कौन से इवेंट का मिलेगा? सबसे पहला मार्क कौन से इवेंट का मिलेगा? हुदा ने जवाब दिया खाली अभी तक, रायान का भी जवाब आ गया, मोहम्मद उबैद ने तो लिख दिया किबा में मिलेगा। कुबा है, कुबा नाम है, टाइपिंग एरर हो गया आपसे। अब मुझे बताओ कुबा के बाद कौन सा इवेंट आएगा? मैं तो लिखवा दूंगा, आपको याद ही नहीं होगा, मैं तो पिछली क्लास से पढ़ा रहा हूँ। कुबा के बाद कौन सा इवेंट आएगा? मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे प्रॉफिट कुबा रुकेंगे, तो फ्राइडे प्रॉफिट कहाँ स्टे करेंगे? बनु किनाना नहीं है, क्वार्टर्स ऑफ बनु सलीम है। बनु सलीम की क्वार्टर्स में कौन सी जमात होगी? जुम्मे की जमात होगी। बनु सलीम के क्वार्टर से प्रॉफिट जब मदीना पहुंचेंगे तो मदीना पहुंचने वाला डे कौन सा है? वेंसडे है, फ्राइडे है, सैटरडे है, कौन सा डे था मदीना पहुंचने का? मंडे। शी कैमल का नाम क्या था? जिस शी कैमल में प्रॉफिट वॉज माउंटिंग उसका नाम क्या था? अलकस्वा। अलकस्वा नामी शी कैमल पे प्रॉफिट भी जब सवार थे तो अलकस्वा दो जगह पे रुकी थी। फर्स्ट अलकस्वा नेल्ट डाउन इन फ्रंट ऑफ द हाउस ऑफ टू ऑर्फन ब्रदर्स। उन दो यतीम भाइयों का नाम क्या था? सुहेल एंड सहल। प्रॉफिट ने ये लैंड बाय करके यहाँ पर कौन सी मस्जिद बनवाई है? सुहेल सहल के लैंड को बाय करके प्रॉफिट ने यहाँ कौन सी मस्जिद बनवाई है? मस्जिद नबी। इसके बाद प्रॉफिट शी कैमल पे जब दोबारा बैठे तो नाउ द शी कैमल नेल्ट डाउन इन फ्रंट ऑफ द हाउस ऑफ प्रॉफिट्स फ्रेंड। उनका नाम क्या था? हजरत अबू अयूब अंसारी। मैं स्क्रीन गायब कर रहा हूं। ये बताओ प्रॉफिट जब जब तक इस शहर में नहीं आए थे, इस शहर का नाम क्या था? जब प्रॉफिट इस शहर नहीं आए थे, इस शहर का नाम क्या था? यसरब था। अब बताओ इस शहर के दो नाम जो नए नाम है वो क्या है? पहले सब लोग एक नाम टाइप करें, दूसरा नाम बाद में। इस शहर के दो नाम है, पहला नाम क्या है? अरबी में बताइए सर, इंग्लिश नहीं चाहिए मुझे। पहला नाम है मदीनातुल नबी। मदीनातुल नबवी नहीं होगा, मदीनातुल नबी होगा। मदीनातुल नबी का मतलब होगा द सिटी ऑफ प्रॉफिट। दूसरा नाम बताइए। मदीनातुल नबी तो इसका एक नाम हो गया, दूसरा नाम क्या है? मदीनातुल मुनव्वरा का मतलब क्या होता है? द शाइनिंग सिटी। चलो अभी पैराग्राफ नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया, इसको हम लोग देख लेते हैं। लिखें सर, P1।
Paragraph number 1. In 622 AD, by divine orders, Prophet Muhammad, peace be upon him, left Makkah for Medina. In 622 AD, by divine orders, Prophet Muhammad, peace be upon him, left Makkah for Medina. Realizing he was being chased, he took shelter in Cave Saur for 3 days. Realizing he was being chased, he took shelter in Cave of Saur. He took shelter in Cave of Saur for 3 days. For 3 days. He took shelter in Cave Saur for 3 days. Resuming the journey, on Monday, he reached Quba. बेटा कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन करना है, तो अगर मैं कोई कैपिटल लेटर से वर्ड भेजूंगा तो उसको अंडरलाइन कर लेना. कुबा को अंडरलाइन कर लीजिएगा. थर्ड पॉइंट में कुबा अंडरलाइन होगा. दिस इज टू हाईलाइट एंड रिमाइंड यू गाइस दैट दिस इज द एरिया वेयर यू आर गोइंग टू गेन योर फर्स्ट मार्क. So resuming the journey, on Monday he reached Quba. On Monday he reached Quba. कुबा को अंडरलाइन करना है और फिर उसके ब्रैकेट में लिखना है हजरत अली joined him, construction of Masjid Quba and 4 days stay. Hajrat Ali joined him, comma, construction of Masjid Quba and 4 days stay. ये थर्ड पॉइंट के ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन आएगी. एंड 4 days stay. मंडे टिल थर्सडे का स्टे था. ऑन फ्राइडे he stopped at the quarters of Banu Salim, where he established the Friday congregational prayer. बनु सलीम को हम लोग जो है कैपिटल से मैं लिख रहा हूं, तो इसका मतलब आप लोग को उसको अंडरलाइन करना है. On Friday he stopped at the quarters of Banu Salim, where he established the Friday congregational prayer. The Friday congregational prayer. वैसे तो मैं आपको अक्सर जो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद दिलाता हूँ जिसमें नबी इस्लाम ने फरमाया कि मैं जब इस शहर मदी पहुंचा तो इसका नाम मदीना पड़ गया, तो अब इसको ज़माने जाहिलियत के यानी पुराने नाम से मत पुकारो. तो हम यही अपने स्टूडेंट्स को समझाते हैं डे वन से कि बेटा whenever we speak about this city we should call it city of Medina, whether we are speaking about the times when Prophet did not migrate there, when Prophet had already migrated to the city. तो in all cases you should be calling it Medina. लेकिन ओ लेवल इस्लामियात में एक मोमेंट ऐसा आता है जब हम इसको यसरब बोलते हैं, क्योंकि इस मोमेंट पे आके हम लोग जो है वो बाद में इसका नाम चेंज करते हैं. तो हम ये कहेंगे ऑन मंडे ही रीच्ड यसरब वेयर ही रिसीव्ड द हीरोइक वेलकम. वो हीरोइक वेलकम एक्सप्लेन करने के बाद हम बता देंगे अपॉन हिज अराइवल नेम ऑफ द सिटी चेंज. तो हम वैसे यसरब बोलना अवॉइड इसलिए करते हैं क्योंकि नबी इस्लाम ने ताकीद फरमाई कि इसको यसरब मत बोलो, और क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल हैपनिंग है और यहाँ पर हमें इसका न्यू नेम और ओल्ड नेम दोनों मेंशन करने हैं, तो मैं ऑन मंडे ही रीच्ड यसरब लिख रहा हूँ ताकि मैं इसके नाम जो चेंज होने वाली बात है उसको हाईलाइट कर सकूं. तो देखिए ऑन मंडे ही रीच्ड यसरब वेयर ही रिसीव्ड अ हीरोइक वेलकम. On Monday, he reached Yasrab, where he received a heroic welcome. Young girls chanted hymns using tambourine, and men honored him
and man saluted him in glittering armors, raising swords. Young girls chanted hymns using tambourine, and man saluted him in glittering armors, raising swords. Raising swords. Upon his arrival, name of the city changed. Upon his arrival, name of the city changed. या आफ्टर लिख देते हैं, आफ्टर हिज अराइवल नेम ऑफ द सिटी चेंज्ड. पहला सिटी का जो नाम था वो लिख लें, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन भी लिख लें, आपके पास स्क्रीन पे भी आ रहा है. ये नेम्स है सिटी के. पहला नाम है जी मदीनातुन नबी, द सिटी ऑफ प्रॉफिट. दूसरा है जी मदीनातुल मुनव्वरा, आगे में लिखेंगे द शाइनिंग सिटी. मदीनातुल मुनव्वरा, द शाइनिंग सिटी. द शाइनिंग सिटी. अच्छा जी, एक कुबा में आपने स्कोर किया, दूसरा आपने बनु सलीम के क्वार्टर्स में स्कोर किया, तीसरा आप जो है वो प्रॉफिट का हीरोइक वेलकम एक्सप्लेन करेंगे, वहां पर आपको मार्क्स क्रेडिट होंगे. और चौथी बात जो है जो आपने अंडरलाइन करनी है वो नेम ऑफ द सिटी को अंडरलाइन करना है. मैं उसको कैपिटल से लिखना भूल गया, प्लीज नेम ऑफ द सिटी का जो पोर्शन था उसको अंडरलाइन करना है, नेम ऑफ द सिटी. इसके बाद हम पैराग्राफ नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं. नेम ऑफ द सिटी को अंडरलाइन कर लीजिएगा. कुबा अंडरलाइन होगा, बनु सलीम अंडरलाइन होगा, हेरोइक वेलकम अंडरलाइन होगा और नेम ऑफ द सिटी अंडरलाइन होगा. P1 में ये 4 बातें जरूरी हैं, जहां से आप जो है जिनको आप मार्क्स यहाँ पर सिक्योर करेंगे. तो इसको हाईलाइट इसलिए करें कि अगर आपने इसमें ज्यादा लिखा है कम, पर इसको जो है वो पॉइंट आउट करना जरूरी है, वरना मार्क्स कटने का अंदेशा है. पैराग्राफ नंबर 2 का पहला पॉइंट है एवरीवन वांटेड हिम. जो बच्चे कह रहे थे ना कि सर आपने कैमल स्टोरी नहीं लिखवाई, कैमल स्टोरी के पॉइंट्स में यहाँ पर लिखवा रहा हूँ, आप यही वाले पॉइंट्स P3 में यूज कर सकते हैं. एवरीवन वांटेड हिम टू बी देयर गेस्ट, to be their guest. He, peace be upon him, left it to be decided by kneeling of the she-camel, Al-Qaswa. He left it to be decided by kneeling of the she-camel, Al-Qaswa. The she-camel knelt down. The she-camel knelt down. A, at the property of 2 orphans. B, at the house of Hazrat Abu Ayyub Ansari. Where Prophet stayed until the construction of Masjid-e-Nabawi was completed. B, at the house of Hazrat Abu Ayyub Ansari, where Prophet peace upon him stayed until the construction of Masjid-e-Nabawi was completed. Masjid-e-Nabawi was completed. अभी काफी सारे पॉइंट्स हो गए, मुझे जल्दी से बताएं व्हेन यू आर डन. पैराग्राफ नंबर 2 के 3 पॉइंट्स लिखवा दिए मैंने. कोई सवाल है तो पूछ लें, कोई चीज परेशान कर रही है. मैं रिपीट कर रहा हूं, पैराग्राफ नंबर 1 में कुबा को अंडरलाइन करना है, बनु सलीम को अंडरलाइन करना है, हेरोइक वेलकम अंडरलाइन करना है
और फोर्थ जो पॉइंट था वो आपका नेम ऑफ द सिटी था, जो फ्रेज है उसको अंडरलाइन करना है। तो P2 में जितनी भी बातें होंगी वो हैं ही 3-4 पॉइंट्स, तो P2 के हर पॉइंट्स को हम अंडरलाइन करेंगे। इसमें द शी नीलिंग डाउन ऑफ शी कैमल जो था उसको शी कैमल को अंडरलाइन कर लें। P2 में शी कैमल अंडरलाइन कर लें। कोई डिफरेंस नहीं है अब्दुल मुकीद, वो अरबिक ग्रामेटिकल है कि अगर हम जो है वो कोई वर्ड जोड़े आगे नून आएगा तो वो तुन हो जाएगा, और अगर नून नहीं आएगा तो वो तुल हो जाएगा। ग्लिटरिंग मींस मनार, चमकदार। इसका मतलब ग्लिटरिंग आर्मर से इशारा ये है कि व्हेन दे केम टू वेलकम प्रॉफिट दे वोर देयर न्यू आर्मर्स। तो नए आर्मर्स पहन के आए थे, बिकॉज इट मींस दैट दे वर हैप्पी टू रिसीव हजरत मोहम्मद पीस अपॉन, टू शो देयर हैप्पीनेस वेयरिंग देयर न्यू आर्मर्स दे वेलकम एंड सैल्यूटेड प्रॉफिट मोहम्मद पीस अपॉन। अभी कोई वर्ड्स मेंशन नहीं करनी, वर्सेस आगे बहुत सारी आएंगी तो अभी वर्ड्स नहीं बतानी बेटे। हाँ पीडीएफ में शेयर करूंगा बेटा, इस बार वो मैं बस थोड़ा सा मसरूफ चल रहा था तो जहन से भी निकल गई एक बात। तो इंशाल्लाह आज मेरे पास वक्त है क्योंकि कल मेरा ऑफ होता है, तो मैं आज इंशाल्लाह जो है वो पीडीएफ शेयर कर दूंगा। आप मेरी रिकॉर्डिंग सुन लें अब्दुल्ला मंसूर, तो आपका मसला क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपने अगर क्लास मिस कर दी है तो ऑनलाइन वालों के लिए तो रिकॉर्डिंग का पोर्शन मौजूद होता है। अब ये फैसला करना है कि हम माइग्रेशन की बाद वाली रिकॉर्डिंग शेयर कर रहे हैं या नहीं, की तो आई थिंक अबाउट इट, और फिर उसी को रिकॉर्डिंग मिलेगी जो सर्टन किसी इंडिविजुअल को चाहिए होगी, उस पर बात कर लें। P2 में नीलिंग डाउन और शी कैमल को अंडरलाइन कर लें। P2 में शी कैमल अंडरलाइन होगा, कि आपको याद रहे कि यार P2 का पहला पॉइंट शी कैमल है। अच्छा अब एक काम ये करना है, मैं आप लोग के साथ अब जितनी भी गुफ्तगू करूंगा तो उसमें होगा मेरा बेटा कि हम लोग पैराग्राफ नंबर 2 में आ गए, ठीक है। अब मैं आपको एक पॉइंट लिखवाऊंगा, तो वो जो पॉइंट होगा वो मेन पॉइंट होगा। अच्छा मेन पॉइंट को यूजुअली हम लोग बुलेट से हाईलाइट करते हैं, और बुलेट से मेन पॉइंट हाईलाइट होता है तो उसके बाद जो है वो उसके नीचे जितने भी पॉइंट्स आते हैं वो सपोर्टिंग पॉइंट्स होते हैं। तो अगर एक मेन पॉइंट है उसके नीचे बहुत सारे सपोर्टिंग पॉइंट्स लिखे जाएं, अगर कोई स्टूडेंट सपोर्टिंग पॉइंट्स मिस कर देता है एक या दो, तो उसके मार्क्स नहीं कटते हैं। तो इस सूरत हाल में मेन पॉइंट को याद करते हुए चलो, उसकी सपोर्टिंग पॉइंट्स में इलस्ट्रेशन कभी ज्यादा कभी कम कभी बहुत कम करो, आपकी अपनी मर्जी है। तो अब करना यही कि मैं जो भी मेन पॉइंट बताऊंगा उसको लिखना है और बाद में उस पॉइंट को अंडरलाइन करना है। तो आप एक काम करें, मैं स्क्रीन पे लिख दूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। मेन पॉइंट लिखो, कंस्ट्रक्शन ऑफ मस्जिद नबी, कंस्ट्रक्शन ऑफ मस्जिद नबी। ये मेन पॉइंट है हमारा, इस पे बात करनी है। इसको आपने अंडरलाइन भी करना है। इसके नीचे जो कुछ भी आएगा वो सपोर्टिंग पॉइंट्स होंगे, क्योंकि मैं तो आपको नंबरिंग के हिसाब से करवा रहा होता हूँ ऑनलाइन, और ऑनलाइन में नंबरिंग की मजबूरी ये है कि बाद में बच्चा कहीं मिस कर जाता है तो पॉइंट नंबर से ही बात कर लेते हैं। तो मस्जिद नबी के बारे में पहले सुन लो, फिर मैं जल्दी से लिखवाता हूँ कि बेटा मस्जिद नबी की जब कंस्ट्रक्शन हुई तो फर्स्ट ऑफ ऑल अजान शुरू हो गई, अजान की और बात।
तो बड़ा मस्जिद नबी की जो डिटेल्स हैं उसमें कुछ पॉइंट्स मिस हो गए तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बॉट दिस लैंड फ्रॉम टू ऑर्फन ब्रदर्स बाय द नेम ऑफ सोहेल एंड सहल, जहां पर शीख कैमल अल-कसवा ने पहले नील डाउन किया था। इट वाज अ साइन फ्रॉम अल्लाह that this is the land we should be buying and we should be building or constructing a mosque over there. So whatever was happening by the divine orders. So land तो buy कर लिया, अब कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ। तो इस कंस्ट्रक्शन में everybody participated including हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा में हजरत हमजा जो प्रॉफिट पीस है उनके अच्छे दोस्त भी हैं और आपके चाचा भी हैं, उन्हें प्रॉफिट को रोका भी कि वी आर ऑलरेडी इन योर सर्विसेज, वी आर हियर डूइंग ऑल द लेबरियस टास्क। लेकिन नबी इस्लाम के ये काम बायस सवाब था तो प्रॉफिट ने आगे बढ़ चढ़ कर इस पे हिस्सा लिया। काबे की कंस्ट्रक्शन में प्रॉफिट ने पार्टिसिपेट किया था, मस्जिद नबी में भी आपने पार्टिसिपेट किया। अब जब मस्जिद बनाई तो मस्जिद बनाई थी एक सिंपल स्क्वायर बिल्डिंग, मतलब ये 4 दीवारी थी और 4 दीवारी के ऊपर जो है खजूर के दरख्त के जो पत्ते जो हैं उससे छत बनाई गई थी। तो बहुत आलीशान किस्म की इमारत नहीं थी। वैसे भी मदीना एक पुअर स्टेट थी फाइनेंशियली, तो अभी इतने फंड्स और फाइनेंस नहीं थे और उस वक्त मस्जिदें जो है वो इसी तरह से सादगी के अंदाज में बनाई जाती थी। सो फोर सिंपल स्क्वायर बिल्डिंग है, खजूर के दरख्त जो पाम ट्रीज के जो लीव्स हैं उससे जो है वो उसकी छत को बना दिया गया। अब ये मस्जिद तो तामीर हो चुकी थी, विद इन द 7 मंथ्स का पीरियड इसका बताया जाता है कि इसमें वक्त ज्यादा लगा था, क्योंकि मस्जिद ही नहीं बल्कि मस्जिद के बराबर में अकोमोडेशंस वगैरह भी बननी थी। तो सिर्फ सिंपल मस्जिद नहीं, उसके बराबर में प्रॉफिट की रिहाइश गाह और प्रॉफिट की वाइफ्स के घर भी मौजूद थे। अब मुझे ये बताओ कि मस्जिद नबी इस्लाम ने बनाई थी, इसके बहुत सारे रीजंस थे, मैं आपको काफी सारे रीजंस बता रहा हूँ, लेकिन आप बताओ मस्जिद क्यों बनाई थी? व्हाट डू यू थिंक? इस मस्जिद को बनाने का मेजर जो ऑब्जेक्टिव या गोल था वो क्या था? व्हाई द मॉस्क वाज बिल्ट? साइन ऑफ अ मुस्लिम, रीजन बताओ ना मस्जिद। हाँ ये शुरू में किसी ने लिखा माशाल्लाह से, somebody write a perfect answer, जोया अंसारी, to establish a congregational prayer। नहीं जोया, you cannot say establish, to offer congregational prayer, क्योंकि बेटा establish तो हो चुकी थी ना। हजरत बुरैदा के साथ प्रॉफिट ने जमात से नमाज पढ़ी थी, फिर आगे बनु सलीम के क्वार्टर्स में जुम्मे की नमाज पढ़ी थी। तो you can say to offer congregational prayer। तो मस्जिद बनाई इसीलिए थी ताकि मुसलमान वहां पर नमाज पढ़ सकें। तो मस्जिद हमारे लिए बनी क्या? अब आप बोलते रहना ताकि आपको याद भी होता रहे। तो मस्जिद क्यों बनी थी? नंबर 1 बोलेंगे आप, सेंटर ऑफ वर्शिपिंग। ये हमारे वर्शिपिंग सेंटर है। मुस्लिम आर गोइंग टू गैदर देयर एंड मुस्लिम आर गोइंग टू नॉट ऑफर नॉट प्रेयर सिंगली, मुस्लिम आर गोइंग टू ऑफर प्रेयर इन अ कांग्रीगेशनल मैनर। दूसरी बात बेटे, इट वाज आल्सो द सेंटर ऑफ एजुकेशन। अब अगर आप मस्जिद नबी कभी जाना आपका इंशाल्लाह होगा, बार-बार होगा, अल्लाह आपको तौफीक दे। तो आप जब मस्जिद नबी में एंटर होते हैं तो आप मेल साइड का मैं बता सकता हूँ, फीमेल साइड तो फीमेल ही देखेंगे, उनको ज्यादा मैंने सुना है घूम के आना पड़ता है। मर्द अगर सीधे मस्जिद में एंटर होते चलते रहे रोजा रसूल की तरफ, जहाँ पर हुजूर इस्लाम की कब्र मुबारक है, तो वो रोजा आने से पहले एक जगह आती है, उसको बोलते हैं रियाजुल जन्ना। जहाँ रियाजुल जन्ना जो जमीन पे एक जन्नत का टुकड़ा है वो स्टार्ट होता है, उधर जो है वो लेफ्ट साइड पर एक सहन है ऊंचा सा, और उसके बार जो है वो एल शेप का फेंस लगा हुआ है। तो ये जो हायर जो है वो जो एक उसमें बैठक बनाई हुई, जो सहन बना हुआ है, इस जगह को बोलते हैं सुफा बेंच। अब ये सुफा बेंच है, सुफा बेंच जो है यहाँ पर आके प्रॉफिट के सहाबा प्रॉफिट से पढ़ा करते थे। अब जैसे कि जो है वो मैं वेरिटास में बैठा हूँ, आज वेरिटास से पढ़ा रहा हूँ मैं आप लोग को। यहाँ के हमारे स्टूडेंट्स स्टॉलवर्ड्स कहलाते हैं, आप लोग बीकनाइट्स भी कहलाते हैं, आप लोग सिटीजन्स कहलाते हैं, व्हाटएवर कहलाते हैं। ये जो सुफा बेंच के स्टूडेंट्स थे, इनको बोला जाता था असहाबे सुफा। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक स्टडी सर्किल बनाया था, जो कि प्रॉफिट पीस जहाँ से नमाज पढ़ाते थे उसी के सामने की ये जगह थी। तो इस स्टडी सर्किल में प्रॉफिट कुरान पढ़ाते थे, हदीस पढ़ाते थे, याद करवाते थे, लिखवाते थे, रिवीजन किया करते थे, टेस्ट दिया करते थे। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी के अंदर सिर्फ नमाजें नहीं पढ़ाई बल्कि एजुकेशन को भी प्रमोट किया।
So what we should say, it wasn't only the center of worshipping, it was also the center of education. और यहाँ पर सुपर बैंक जो बनी, इसको हम बोलते हैं इस्लाम की पहली यूनिवर्सिटी. Now you need to listen to these things. जमीन पर अल्लाह का पहला घर काबा है, इस्लाम की पहली मस्जिद मस्जिद कुबा है, इस्लाम का पहला किबला मस्जिद अक्सा है, और इस्लाम का पहला कम्युनिटी सेंटर मक्का में दारे अरकम है, जो कि हजरत अरकम का घर था. ऐसे ही इस्लाम की जो फर्स्ट यूनिवर्सिटी है उसका नाम है सुफ़ा बेंच. ये छोटा सा स्टडी सर्कल था, लेकिन स्टडी सर्कल होने के साथ साथ जो है वो एक यूनिवर्सिटी की फॉर्म करी. अब इसी की याद में मदीना यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी सी बनी हुई है, लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड बाय ऑल दीज डिस्कशन कि सुफ़ा बेंच की वजह से ये सेंटर ऑफ एजुकेशन भी है. तो एक हो गया सेंटर ऑफ वर्शिपिंग, एक हो गया सेंटर ऑफ एजुकेशन. तीसरा हो गया इट वाज द हेडक्वार्टर ऑफ मुस्लिम्स. बैटल ऑफ बदर हो, बैटल ऑफ ओहद हो, बैटल ऑफ ट्रेंच हो, या कोई और इंपॉर्टेंट मैटर हो, तो प्रॉफिट यूज्ड टू हैव अ वॉर काउंसिल. और काउंसलिंग के लिए, कंसल्टेशन के लिए प्रॉफिट अपने सहाबा को मस्जिद में ही जमा करते थे, और मस्जिद में जमा होकर यहाँ पर मशवरे और यहाँ पर फैसले लिए जाते थे. बाद में कैलिफेट आएगी तो कैलिफ जब होंगे अबू बकर, उमर, उस्मान और अली रिजवान और अजमाइन, वो मस्जिद नबी के अंदर ही अपनी शूरा को बिठाएंगे. शूरा का मतलब ही एडवाइजरी काउंसिल होता है. तो व्हेनेवर मुस्लिम कम्युनिटी यूज्ड टू हैव एडवाइसेस, आज भी ऐसे ही होता है, पहले तो ये काम रूटीन में था कि मस्जिद में बैठ के मुशावरत होगी. तो ये हमारे लिए जो है वो हेडक्वार्टर भी है, या इसको आप जैसे किसी बच्चे ने अदीना ने लिख के भेजा एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर कहना चाहें तो आप कह सकते हैं इसको. यहाँ पर बैठ के बड़े बड़े मशवरे और डिसीजन दिए जाएंगे. जैसे बैटल ऑफ ट्रेंच का अगर आपको याद हो, सलमान फारसी ने कहा था ट्रेंच डिग करके मदीना डिफेंड करेंगे, ये भी मस्जिद नबी की ही बात है. सो ये हमारा हेडक्वार्टर भी हो गया. इसके अलावा सेंटर ऑफ वर्शिपिंग, सेंटर ऑफ एजुकेशन और हेडक्वार्टर होने के अलावा ये हमारे लिए और क्या था, ये था शेल्टर फॉर ट्रैवलर्स. जब भी ट्रैवलर्स चले हुए आएंगे तो उस वक्त वहां पर होटल्स या पर क्वार्टर्स मौजूद नहीं होते थे, तो ट्रैवलर्स आके मस्जिद में रुकते थे, और मस्जिद में रुक के वो इंतजार करते थे कि उनको अपने घर में मेहमान बना ले. जब तक किसी ट्रैवलर को अपने घर में मेहमान नहीं बना लेगा, तो तब तक जो है वो ट्रैवलर मस्जिद में स्टे करेगा. तो मस्जिदें शेल्टर के तौर पर यूज होती थी, अब नहीं होंगी, ये बात जहन में रखना. पहले मॉस्क वर यूज एज शेल्टर बिकॉज उस वक्त होटल्स का सिस्टम नहीं था. अब मॉस्क को आप शेल्टर के तौर पे यूज नहीं करेंगे. पहला रीजन उसका ये है कि अब हर सिटी में होटल्स और रेस्टोरेंट्स या जो स्टेइंग क्वार्टर्स मौजूद होते हैं. और दूसरा, अब सिक्योरिटी लैब्स हैं. अब अगर हमने मॉस्क को या मस्जिदों को रात में शेल्टर के लिए ऑन कर दिया, तो लोग, अब आपने देखा है कि कुछ नशे करने वाले लोग घुस जाते हैं, कुछ लोग मस्जिद की जो है इज्जत को पामाल करते हैं. और आजकल सिक्योरिटी रीजंस की वजह से भी ऐसा ना हो कि मस्जिद या इमाम बारगाह हमने खोल के रखी, को बम रख के चला गया और सुबह जो है नमाजियों का नुकसान हो गया. तो पहले मस्जिदें शेल्टर के तौर पे यूज होंगी, अब यूज नहीं होंगी, ये बात आपको क्लियर करनी थी. इसके अलावा एक और मस्जिद नबी की खास बात ये है कि प्रॉफिट्स अकोमोडेशन वाज बिल्ट नेक्स्ट टू इट. प्रॉफिट ने जब मस्जिद नबी की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर ली थी, तो सबसे बराबर में पहले जिनका घर बना था वो हजरत सौदा का था, उसके बराबर में हजरत आयशा का, फिर इस तरह से क्वार्टर्स बनते रहे. प्रॉफिट ने अपनी माइग्रेशन की कुछ महीनों के बाद हजरत जैद बिन हारसा को कहा कि कुछ दिरहम में रखो और मेरी फैमिली को मक्का से लेकर आ जाओ. तो जैद प्रॉफिट की फैमिली में हजरत सौदा को लेकर आया. हजरत सौदा के साथ प्रॉफिट की दो साहबजादियां आई जो कि अनमैरिड थी. एक थी हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला, दूसरी थी हजरत उम्मे कुलसूम. तो फिर प्रॉफिट की जब फैमिली आई तो नबी अलैहिस्सलाम मूव इन होते हैं इस अपार्टमेंट में, जो कि मस्जिद नबी के बराबर में बना. लेकिन यहाँ पर एक बात मशहूर जो याद करने की वो ये कि the first house of any wife which was built in Medina was the house of Hazrat Sauda bint Zama radiyallahu ta'ala anha, who happened to be the second wife of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. तो ये सेंटर ऑफ वर्शिपिंग है, सेंटर ऑफ एजुकेशन है, ये हेडक्वार्टर है, ये शेल्टर फॉर ट्रैवलर्स है, और प्रॉफिट्स अकोमोडेशन भी यही है. अब भी हम देखते हैं कि मदारिस जब बनते हैं, मस्जिद बनती है, तो मस्जिद में पेश इमाम का घर वहीं बनता है. ये सुन्नत तरीका है. तो जिससे जो वहां के इमाम होंगे, जैसे नबी साहब इमाम थे मस्जिद नबी के, तो उनका घर वहीं पर था, नेक्स्ट टू मस्जिद था. ऐसे ही अभी भी हम देखते हैं मस्जिदों के बारे में इमाम साहब का घर बनता है. तो ये बेसिकली सुन्नत तरीका है कि इमाम साहब मस्जिद की में नमाज पढ़ाने बार बार आएंगे, तो उनको नमाज यानी जाय नमाज के सबसे करीब रहना चाहिए. तो मस्जिद नबी की कंस्ट्रक्शन के हवाले से जो जो बातें थी वो यहाँ पर हम देखना शुरू करते हैं. आपने पॉइंट लिख लिए, मैं उसको जो है वो पॉइंट, उसके जो है छोटे छोटे आपको सपोर्टिंग पॉइंट्स दे रहा हूँ. जल्दी जल्दी हाथ चलाना है, आगे बहुत सारी डिस्कशन बाकी है. तो मैं यहाँ लिख देता हूँ दोबारा ताकि आपके लिए परेशानी ना हो. पैराग्राफ नंबर 2 चल रहा है, उसका पहला पॉइंट आपने लिखा है कंस्ट्रक्शन ऑफ मस्जिद नबी. इसको मैंने आपसे कहा था कि आप इसको जो है वो अंडरलाइन कर लेंगे. पहला पॉइंट लिखें, the land was bought from Sohail and Sahal. Simple square building. Construction was completed in around 7 months. In around 7 months. Prophet peace upon him participated in construction.
Prophet participated in construction. मस्जिद थी ये सेंटर ऑफ वर्शिपिंग, नमाज बाजमात के लिए। दूसरा जी इसका मकसद है सेंटर ऑफ एजुकेशन। इसके अंदर जो है वो एक जगह थी, उसको बोलते थे सोफा बेंच, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। सोफा बेंच वाज द फर्स्ट इस्लामिक यूनिवर्सिटी। ये इसके ब्रैकेट में आएगा। हेडक्वार्टर फॉर मुस्लिम्स, जहां पर बैटर्स और दूसरे इंपॉर्टेंट डिसीजंस दिए जाएंगे। शेल्टर फॉर ट्रैवलर्स, जो कि उस वक्त मस्जिदें शेल्टर के लिए यूज होंगी, लेकिन अब नहीं। Prophet peace upon him's accommodation was next to it. Prophet's accommodation was next to it. इसके बाद जो आपका मेन पॉइंट आएगा वो है सिस्टम ऑफ अजान वाज इंट्रोड्यूस्ड। मैं यहीं पर लिख देता हूं। ताकि स्क्रीन पे देख के भी आपको समझ में आ जाए कि मैं क्या कह रहा हूं, कि आप इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लेंगे। अब अजान वाला पॉइंट अंडरलाइन हो जाएगा, फिर हम उस पर तफसीली गुफ्तगू करते हैं। मस्जिद बन गई है तो नमाज बाजमात होगी। जब नमाज बाजमात होगी तो ऑब्वियसली हमें जो है वो मुसलमानों को यानी सहाबा को मस्जिद में बुलाना है, तो उसका कोई सिस्टम तो होना चाहिए ना। अभी तक कोई सिस्टम नहीं है कि हाउ टू कॉल मुस्लिम्स और हाउ टू गैदर मुस्लिम्स फॉर द कांग्रीगेशनल प्रेयर। अब वो सिस्टम इंट्रोड्यूस होने लगा है जिसको हम अजान का सिस्टम बोलते हैं। कर दूं स्टार्ट? जल्दी काम कीजिए बेटा। अलीशा, मोहम्मद उस्मान, तेज काम करो बेटे। ठीक है अरील, आई एम वेटिंग, लेकिन बी क्विक प्लीज। ये सब सपोर्टिंग पॉइंट्स हैं। मुस्तफा शाह, जो अब मैंने अजान वाला पॉइंट लिखा है ये मेन पॉइंट है। देखो ना, मैंने अजान वाले पॉइंट को कैपिटल से भेजा और यहाँ पर देखो मैंने इसको अंडरलाइन किया। इस तरह से लिखेंगे, ये मेन पॉइंट है। मैं यहाँ बुलेट बना देता हूँ ताकि आपकी कंफ्यूजन और सॉर्ट हो जाए। ये मेरा बच्चा बुलेट आ गया, दिस इज अ मेन पॉइंट। अब अजान की इलस्ट्रेशन हम लोग करेंगे। बाय जस्ट कॉलिंग कैंपस, कैंपस में हुजैफा आप इन्फॉर्म कर दें और आप फिजिकल में शिफ्ट हो जाए। लेकिन अगर आप गुलशन के हैं तो गुलशन में तो जगह खत्म हो गई है। गुलशन में तो अब मौका नहीं है आपके पास शिफ्ट होने का। गुलशन में फिजिकल क्लास पैक है बिल्कुल भी, और हम डिस्टेंसिंग के बगैर बिठा भी नहीं सकते। जौहर में है जगह, नॉर्थ में है जगह, फहादाबाद और डिफेंस में है, गुलशन में जगह नहीं है। अच्छा जी, अब आराम से बात ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको स्टोरी याद हो जाए। फिर मैं इसमें आपको जो है वो कुछ अल्फाज जो ऐड करेंगे नबी इस्लाम, वो फिर आप स्टोरी के एंड में समझ लीजिएगा। अभी बेसिक अजान की बात हो रही है, जो कि आपने अभी अजान सुनी थी। ये जोहर, असर, मगरिब और इशा वाली अजान के वर्ड से। फजर में कुछ और वर्ड्स ऐड होते हैं, सलातो खैरुम मिनन नौम, वो फिर इसके आगे एक एडिशनल उसमें एवेंट है। तो हुआ कुछ यूं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, he gathered his believers inside Masjid Nabi to have a discussion कि how shall we call believers for the congregational prayer. Now you need to understand something. महक, मैंने पॉइंट्स तो चैट में, ग्रुप चैट में भेजे हैं। आई कैन नॉट शो यू द पॉइंट्स। अगर आप ये देखना चाह रहे हो तो ये है, इसके जो बीच के पॉइंट्स हैं वो तो मैंने भेज दिए हैं ग्रुप पे, ग्रुप चैट पे। अच्छा जी, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अभी कितना मुश्किल हो जाता है अगर जमात का टाइम है, किसी एक को भेजे, जाओ तुम जो है जब सहाबा को बुला के लाओ, तो एक एक बंदा थोड़ी सबके दरवाजे बजाता फिरेगा या बाजार से लेके आएगा, चलो भाई नमाज का टाइम हो गया, नमाज तबलीगी जमात वाले तबलीग के लिए बुलाते हैं, ऐसा नहीं हो पाएगा। सो देयर हैज टू बी अ सिस्टम, और उस सिस्टम के हिसाब से फिर हम जो है वो इनवाइट करेंगे। तो प्रॉफिट भी हम मशवरा करके फैसला करते हैं। तो प्रॉफिट मोहम्मद गैदर्ड हिज फॉलोअर्स इनसाइड मस्जिद नबी, और प्रॉफिट ने उनसे मशवरा, ही इनवाइटेड पीसेस ऑफ एडवाइस दैट हाउ शैल वी कॉल बिलीवर्स फॉर प्रेयर।
somebody moved forward and somebody suggested that Ya Rasulullah, when it is the time of prayer, we should be honking horns. We should be blowing horns and listening to the noise of these horns. Muslims are going to gather inside Masjid Nabi for the congregational prayer. The moment Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam he listened to this particular suggestion, Prophet peace on immediately declined that idea because it resembled with the practice of Jews. तो एक मैं आपको प्रॉफिट की हदीस सुनाता हूं जो कि हजरत उमर बिन खत्ताब से ही रिलेटेड है और वो हदीस ये है कि whoever imitates the other nation is one of them. तो ये बात बड़ी खतरनाक किस्म की है कि जिसने किसी और नेशन को कॉपी किया वो उन्हीं में से है. तो किसी ने यहूदी को कॉपी किया वो यहूदों में उठाया जाएगा, किसी ने जो है वो क्रिश्चियन को कॉपी किया वो क्रिश्चियंस में उठाया जाएगा. तो इस्लाम की जो भी प्रैक्टिस होती है ना वो यूनिक और डिस्टिंक्टिव होती है. इस्लाम की प्रैक्टिस में रिजेम्बलेंस नहीं होती. लेट मी जस्ट गिव यू अ कपल ऑफ एग्जांपल्स. मुसलमानों का आप लिबास देखें तो मुसलमानों का लिबास मुनफरिद है. इसको आप तोप और जुब्बा बोलते हैं. शलवार कमीज तो बाद में वो ईज के लिए और मॉडेस्टी के हिसाब से एक लिबास है, लेकिन वो तोप और जुब्बा जो है वो अरब का जो लिबास है वो यूनिक लिबास है ना. मुसलमान दाढ़ी बढ़ाते हैं और मूछें काटते हैं. अब उस वक्त के दौर के कुछ लोग दाढ़ी मूछ दोनों काटते थे, कुछ लोग जो है वो दाढ़ी बढ़ाते थे और मूछें भी बढ़ाते थे, और कुछ लोग जो है मूछें बढ़ाते थे दाढ़ी काटते थे. तो प्रॉफिट ने कहा कि इस्लाम मुसलमानों का चेहरा यूनिक होगा, तुम दाढ़ी बढ़ाओ और मूछें काटो. तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरा बनाने से लेके किसी भी चीज पे डिस्टिंक्शन क्रिएट किया, और फिर जब इस्लाम की हर प्रैक्टिस को डिस्टिंक्टिव रखा है, यूनिक रखा है, तो ये भी फरमा दिया कि whoever imitates the other nation, whoever copies the other nation is one of them. तो इसका मतलब दो मतलब हुए कि अगर किसी ने किसी और नेशन को कॉपी किया तो वो हम में से नहीं, यानी रसूल ने उसको डिसओन कर दिया है कि अगर किसी और नेशन को कॉपी करे और फिर वो उन्हीं में से. इसका मतलब ये कि उसका हशर नशर हिसाब किताब और उसका क़यामत और रोज़े महशर उठना उन्हीं के साथ होगा और उन्हीं जैसा उसका हिसाब किताब होगा. तो इस्लाम में ना कोई प्रैक्टिस जो है रिजेम्बलेंस वाली नहीं है. हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि प्रॉफिट भी 10 मुहर्रम का रोजा रखते थे, तो जूस भी 10 मुहर्रम का रोजा रखते थे. तो हुजूर को हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास के सामने जब बताया गया कि जी 10 मुहर्रम का रोजा जूस रखते हैं, तो प्रॉफिट ने बोला अगर अगले साल मेरी जिंदगी रही तो मैं 9 और 10 दोनों का रखूंगा ताकि मेरी प्रैक्टिस उनसे डिस्टिंक्टिव हो जाए, यूनिक हो जाए, सेपरेट हो जाए, उन जैसी प्रैक्टिस ना हो. तो ये जो हॉर्न्स वाला मामला है प्रॉफिट ने इससे रिजेक्ट किया क्योंकि ये प्रैक्टिस थी ज्यूस की और इस्लाम की प्रैक्टिस किसी और से रिजेंबल नहीं करती. Somebody moved forward and suggested that Ya Rasulullah, when it is the time of prayer, we should be lighting fire on a higher slope. We should be sending somebody with a fire or the torch, and that person will be lighting fire by standing on the higher place. And when Muslim will be looking towards the fire, they will be gathering for the congregational prayer. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam immediately declined this particular practice because it resembled with the practice of Zoroastrians of that time, जो कि worshippers of fire थे, जिन लोग को हम बोलते हैं Magians. तो ये प्रैक्टिस ज़ोरोएस्ट्रियन से या ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म के फॉलोअर्स से रिलेट करती है और ये प्रैक्टिस मेगियन से रिलेट करती है. तो प्रॉफिट ने इसको इसलिए डिनाई किया क्योंकि इसमें क्या थी, रिजेम्बलेंस. और हदीस याद रखना, whoever imitates the other nation is one of them. Then somebody moved forward and suggested that Ya Rasulullah, when it is going to be the time of prayer, we should be setting a huge bell on the higher slope, and before the time of prayer we should be ringing that bell, or we should be ringing bells. So listen, Prophet peace upon him को जब ये suggestion मिलता है तो Prophet peace on again declined this particular idea because it resembled with the practice of Christians. तो एक बात याद रखना कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर जो है रिजेम्बलेंस की वजह से बहुत सारी चीजें डिनाई कर रहे हैं, और वो डिनाइल की वजह यही है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिजेम्बलेंस को पसंद नहीं कर रहे हैं. तो इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, मैं आपसे एक छोटी सी बात अर्ज करना चाहता हूं, वो ये कि मुझे बताएं 25 दिसंबर को क्रिश्चियंस क्या सेलिब्रेट करते हैं? 25 दिसंबर को क्रिश्चियंस क्या सेलिब्रेट करते हैं? क्रिसमस. ओके, गुड. क्रिसमस क्या है? सेलिब्रेशन ऑफ द बर्थडे ऑफ हजरत ईसा ना. Christmas is the celebration of the birth of Hazrat Isa. It is the birthday of Hazrat Isa. अच्छा, ये याद रहे कि प्रॉफिट मोहम्मद से पहले हजरत ईसा आए थे. तो क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म, ये दो रिलीजन्स जो हैं ये इस्लाम से पहले के हैं. तो ऑब्वियसली किसी ने कह दिया है, मोहम्मद हसन कह रहे हैं कि ये क्रिश्चियंस की ईद होती है. तो क्रिश्चियंस जो है वो करते क्या है क्रिसमस में कि वो जो है वो रैली निकालते हैं और वो चर्च जाते हैं सुबह में, और शाम को भी रैली निकाल के चर्च जाते हैं. तो उनकी रैलीज निकलती हैं चर्चेस में या चर्च में जाना होता है. फिर क्रिश्चियंस जो है वो बहुत सारे गिफ्ट्स हैं वो एक दूसरे एक्सचेंज करते हैं, केक्स हैं वो बनाते हैं, वो एक्सचेंज करते हैं. खुशी का मौका है, एक दूसरे का मुंह मीठा करते हैं वो लोग, उनके लिए खुशी का मौका है वो. और बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं अपने नबी का. और फिर साथ ही साथ जो है हमारा एक दोस्त था फराज यूनुस, वो क्रिश्चियन था, मेरा क्लासमेट था. उसने एक बार क्रिसमस मुझे दावत दी कि आओ दिखाओ मैं तुम्हें कि हम क्रिसमस कैसे सेलिब्रेट करते हैं. तो मैं जब गया, मैं उसके साथ पूरा दिन स्पेंड किया मैंने एक क्रिसमस का. तो उसने मुझे दिखाया कि मुझे उसने बहुत सारे चर्च लेके गया पहले, फिर उसने मुझे बहुत सारे हाउसेस दिखाए. बहुत सारे हाउसेस के बाद बड़े बड़े बलून्स लगे हुए थे, लाइटिंग हुई हुई थी.
तो कह रहे हैं हम बेसिकली कम्पीट करते हैं कि जिसके घर की बात जितना बड़ा भी बॉल लगा होगा वो शख्स जो है उतना ज्यादा खुश है, उसने इतना ज्यादा खर्चा किया हजरत ईसा की बर्थडे की सेलिब्रेशन में। जैसे कुर्बानी की जानवर में हम देखते हैं कोई 10 लाख का बैल लाया, कोई 20 लाख का बैल लाया, मुकाबला होता है लोगों में। तो मैंने उसकी सेलिब्रेशन ऑफ क्रिसमस में बहुत सारी चीजें नोटिस की। फराज ने मुझे एक रूम दिखाया जहाँ पर केक्स के बहुत सारे डब्बे पड़े हुए थे कि यार ये मेहमान आते रहेंगे और हम लोगों में आप केक्स बांटेंगे आप। तो केक का काटना या केक का बांटना, फिर लाइट्स का लगाना, फिर रैली निकालना, चर्च जाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ये सारी प्रैक्टिसेस क्रिश्चियंस की हैं और ये बात आप डिनाई नहीं कर सकते कि क्रिश्चियंस मुसलमानों से पहले आए हैं। तो क्रिश्चियंस सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ देयर प्रॉफिट। दे सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ देयर प्रॉफिट। तो अगर क्रिश्चियंस की ऑलरेडी प्रैक्टिस है तो ये प्रैक्टिस मुसलमानों की कैसे हो सकती है? If the Christians are celebrating the birthday of their prophet, so obviously Muslims cannot do that, क्योंकि ये तो imitation हो जाएगी। ये तो आपके पास जो है वो कॉपी हो जाएगा जब आपने प्रॉफिट की हदीस सुनी, whoever imitates the other nation is one of them। अब हमारे पास 12 रबीउल अव्वल आने वाली है, 12 रबीउल अव्वल को हम देखेंगे, ये लोग अपने घरों में, उन्होंने अपने घरों के बाहर बॉल्स लगाए, स्टार्स लगाए, इन्होंने अपने घर के बाहर नाले मुबारक और लाइट्स लगा दी। उन्होंने रैली निकाल के चर्च चले गए, ये रैली निकाल के जे मज़ार कायद या नेशनल पार्क चले गए। उन्होंने जनाब जो है वो अल्लाह का भला के केक्स बांटे, इन्होंने भी केक्स काटे और इन्होंने भी मिठाइयां बांटी। सो पॉइंट ये कि यहाँ पर जो है रिजेम्बलेंस टू मच है। उन्होंने भी बर्थडे बनाया, इन्होंने भी बर्थडे बनाया, वो भी जश्न मना रहे, ये भी जश्न मना रहे हैं, वो रैली निकाल रहे हैं, ये भी रैली निकाल रहे हैं, वो लाइटिंग कर रहे हैं, ये लाइटिंग कर रहे हैं, वो उसको अपनी ईद कह रहे हैं, ये भी अपनी ईद कह रहे हैं, वो लोग जो है अल्लाह का भला करे मिठाइयां और केक बांट रहे हैं, ये मिठाई और केक बांट रहे हैं। तो सर ये तो टू मच रिजेम्बलेंस है, तो हदीस तो बड़ा मसला हो जाएगा। Whoever imitates the other nation is one of them। तो ये तो हम कॉपी कर रहे हैं। तो सर खुरम क्या कहना चाहते हैं आप? क्या हम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी ना मनाएं? सर रोज मनाएं, हर मुसलमान के ऊपर वाजिब है। आपको रसूल की पैदाइश की अगर खुशी नहीं है तो सर हमें आप पे अफसोस है, हम आपके लिए दुआए हिदायत करेंगे। फिर रसूल की पैदाइश की खुशी रोजाना मनाएं, बल्कि अब आप इस चीज को समझें, इसका सोल्यूशन क्या है। इमिटेशन अवॉइड करनी है, जी, और क्रिश्चियंस को कॉपी नहीं करना, लेकिन हमें तो सेलिब्रेट करना है भाई, हमारे रसूल पैदा हुए हैं, कोई आम बात थोड़ी है। तो उसका तरीका समझना, मैं उसका तरीका प्रॉफिट की हदीस से तुम्हें समझाता हूँ, जरा गौर से सुना मैं क्या कह रहा हूँ। पहले एक बात बताओ, ये जो क्रिश्चियंस अपनी प्रॉफिट का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, ये क्या करते हैं? बाय मंथली करते हैं या ईयरली सेलिब्रेट करते हैं? क्रिश्चियंस बर्थडे कब सेलिब्रेट करते हैं, बाय मंथली या ईयरली? ईयरली ना, डेट क्या है? 25 दिसंबर ना। तो पहले हमें काम करना है, हम ईयरली वाले कॉन्सेप्ट को खत्म करते हैं। देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, प्रॉफिट को बताया कि जी 10 मुहर्रम का रोजा ज्यूज भी रखते हैं। जब प्रॉफिट मदीना गए तो प्रॉफिट ने रोजा रखा 10 मुहर्रम का। तो प्रॉफिट को बताया 10 मुहर्रम का रोजा ज्यूज भी रखते हैं। तो प्रॉफिट ने कहा अगर मैं अगले साल जिंदा हुआ तो फिर मैं 9 का भी रोजा रखूंगा, ताकि क्या खत्म हो जाए, रिजेम्बलेंस। तो उन्होंने एक रोजा रखा, प्रॉफिट ने 2 रखे, इबादत बढ़ा ली और इबादत अलग कर दी। तो इसका पहला तरीका ना, ईयरली वाले कॉन्सेप्ट को हटाओ और चीज को समझो, और वो चीज ऐसी हो जो कि हदीस से हो। अब प्रॉफिट की हदीस सुनो। प्रॉफिट ने बताया मंडे को मैं पैदा हुआ, मंडे को मुझे वही मिली और मंडे को मुझे नबूवत मिली। सो मंडे वाज द डे ऑफ द बर्थ ऑफ प्रॉफिट, मंडे वाज द डे व्हेन ही रिसीव्ड द फर्स्ट रेवलेशन, एंड मंडे वाज द डे ऑफ द ग्रांट ऑफ प्रॉफिटहुड ऑन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मंडे को पैदा हुआ, मंडे को मुझे रेवलेशन मिली, मंडे को मुझे नबूवत मिली, तो तुम लोग मंडे का रोजा रखा करो। अब बात समझना कि मैं और आप प्रॉफिट की पैदाइश पे और खुश हैं। हम ईयरली नहीं, वीकली आपकी जो है बर्थडे को, आपकी पैदाइश को सेलिब्रेट करेंगे। तो यूं जब प्रॉफिट ने देखो 10 मुहर्रम के बाद 9 का रोजा, प्रॉफिट ने इबादत बढ़ा ली। वो लोग साल में एक बार रसूल का जश्न मनाते हैं, हम रोज जश्न मनाते हैं, दुरूद पढ़ के, उनकी सुन्नत फॉलो करके, उनके तरीके पे नमाज पढ़ के। और हमारी तो क्लास से पहले ही शुरू में माशाल्लाह से दुरूद होता है। और हम लोग वीकली सेलिब्रेट करेंगे। वो सेलिब्रेट करते हैं लाइट से, केक से, फलाने से, दीन खाने से। हम सेलिब्रेट करेंगे जैसे हमारे नबी ने कहा, और वो क्या है, रोजा रखेंगे, भूखे रहेंगे, भूखे का एहसास होगा, इबादत में रहेंगे, अल्लाह की नजर रहमत हम पे रहेगी, और जब भूख का एहसास होगा तो गरीबों को खाना चाना खिलाएंगे। सो ये मंडे और थर्सडे 2 दिन रिकमेंडेड होते हैं जो आपके पास जो है वो रोजे के। पर फिलहाल मैं मंडे के हवाले से बात कर रहा हूँ उस्मान भाई, इस वक्त थर्सडे के टॉपिक को हमने ही शेयर है। तो मैं आपको अगर ये कहूँ कि आप प्रॉफिट की पैदाइश का जश्न ना मनाएं, तो सर ये तो बात थोड़ी अफसोस वाली हो जाएगी। ऐसा नहीं कर सकते हम जश्न मनाएंगे, लेकिन हम रिजेम्बलेंस को अवॉइड करेंगे, बिकॉज हूएवर इमिटेट्स द अदर नेशन इज वन ऑफ देम। तो आप 12 को अगर जश्न मनाना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, ये आपका अपना खुद का जो है फैसला है। लेकिन प्लीज मेरी आपसे भाइयों वाली गुजारिश होगी, मैं आपको कुछ करने से या ना करने से रोक नहीं रहा। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप जश्न मनाएं, लेकिन आपका जश्न मुनफरिद होना चाहिए, और वो होना चाहिए ईयरली नहीं, वीकली। बल्कि वीकली नहीं, मैं तो कहूंगा डेली। हम पानी पिएंगे तो हम सीधे हाथ से पी लेंगे, हम सुन्नत को फॉलो करेंगे, हम उनसे अपने इश्क को, उनकी पैदाइश की खुशी को साबित करके दिखाएंगे बाय एक्शन।
तो ये थोड़ी सी जश्न ईद मिलाद नबी की टॉपिक बात हुई। मैं किसी को गलत नहीं कहता भाई, यहाँ पर मेरा फटना नहीं है कि वो मुसलमान वो काफिर है, क्योंकि आप सब मेरे अजीज मेरे प्यारे और मेरे जो है वो काकी जैसे हो। तो मेरा काम आपको सही राह दिखाना है। तो हम किसी को गलत ना कहें, उससे लड़े नहीं झगड़े नहीं, बल्कि हम कहें कि देखो ये भी तरीका है, ये भी तरीका है, लेट्स गो फॉर द बेटर वन। एंड व्हाट इज द बेटर वन? ईयरली से बेटर वीकली है, वीकली से बेटर डेली है। तो इंशाल्लाह हम डेली अल्लाह की पैदाइश और अल्लाह के रसूल की पैदाइश का जश्न मनाएंगे, और वो है सुन्नत पे अमल करना और हुजूर ने जो जो सिखाया उनकी तालीमात पे अमल लेकर आना। एनीवेज, मैंने आपको किसी ग्रुप से रोका नहीं है, क्योंकि मेरा ये स्टाइल नहीं है मैं किसी ग्रुप को ठेस पहुंचा के ईजा पहुंचा के उनके खिलाफ बातें जो है वो कुछ भी बोलना शुरू कर दूं। वापस आए अजान पे। तो एक बात देख लें, सबूत मैंने आपको दिए। प्रॉफिट ने 10 मुहर्रम के बाद 9 मुहर्रम को रोजा रखने की आरजू दिखाई, दाढ़ी बढ़ा के मूछें काटने को बोला ताकि किसी से रिजेम्बलेंस ना हो, और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तीनों चीजें डिनाई की क्योंकि रिजेम्बलेंस है, रिजेम्बलेंस से बचना है बस। अब हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु आगे बढ़ते हुए कहते हैं, या रसूलल्लाह, लास्ट नाइट आई सॉ ड्रीम, इन माय ड्रीम आई सॉ टू एंजल्स केम टू मी एंड दे टॉट मी अ फ्यू वर्ड्स। प्रॉफिट ने कहा वर्ड्स सुनाओ। तो अब्दुल्ला बिन ज़ैद ने सुनाया अल्लाहु अकबर से लेके ला इलाहा इल्लल्लाह तक। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ देर के बाद उमर बिन खत्ताब आया और उन्होंने एग्जैक्ट सेम ड्रीम शेयर किया। या रसूलल्लाह, आई सॉ ड्रीम, इन माय ड्रीम आई सॉ टू एंजल्स जिब्राइल एंड मिकाइल टॉट मी अ फ्यू वर्ड्स। प्रॉफिट ने वर्ड सुने तो ये एक्यूरेटली वही वर्ड्स थे जो इब्ने ज़ैद को ख्वाब में आए थे। तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन ज़ैद से कहा कि अब्दुल्ला, बिलाल को ये वर्ड सिखाइए। बिलाल चेहरे के मामूली थे, आवाज उनकी बहुत आला थी। हजरत बिलाल को ये वर्ड्स याद कराए अब्दुल्ला बिन ज़ैद ने। हजरत बिलाल ने जो वर्ड्स याद किए तो प्रॉफिट ने कहा बिलाल, गो टू द हायर स्लोप। Hazrat Bilal had gone to the higher slope, and then obviously putting the four fingers into his ears, Hazrat Bilal proclaimed the first ever azan in the history of Islam. और बिलाल ने जब पहली अजान दी तो उस पहली अजान के बाद हजरत बिलाल को एक यूनिक डिस्टिंक्शन मिल गई, वो ये कि हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु became the first मुअज्जिन of Islamic community। इसमें एक क्यूट बात ये है, इस्लाम गोरे काले अमीर गरीब के फर्क को नहीं, इस्लाम से तकवे को देखता है। एक प्रेस्टिजियस एक्टिविटी है। हुजूर ने बोला कि अगर किसी को पता चल जाए कि अजान देने में कितना सवाब है तो लोगों में झगड़े हो जाए कि आज मैं अजान दूंगा, मैं अजान दूंगा। तो अजान का इस कदर सवाब है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजान की फजीलत बयान करते हुए बताते हैं, लेकिन यहाँ प्रॉफिट ने किसका इंतखाब किया? एक नेग्रू स्लेव का। स्लेव है या फ्री है, इस्लाम में बराबर है। अल्लाह की नजर में सब बराबर है। देखा जाएगा उसका इल्म, उसका अमल और उसका तकवा क्या है। तकवे में बिलाल बहुत मुनफरिद हैं। बिलाल की आवाज भी अच्छी है, उनसे कहा आप अजान दे। और आज तक हजरत बिलाल के खानदान के लोग ही वहां पर जो है हरमैन में अजान देते हैं। तो ये शर्फ मिला एक जो है एक स्लेव थे, पिटते थे, बेयारो मददगार फिरते थे। इस्लाम ने उनकी जिंदगी कितनी चेंज कर दी। ना कारे गोले का, अब अभी कारे लोग जो हमारे पास ब्लैक जो है वो हमारे पास जो है ब्लैक लाइफ मैटर समथिंग लाइक दैट की जो है वो हैशटैग भी चलता है और एक तहरीक चलती है। वो क्यों बोलते रहते हैं भाई, हमारी कोई औकात ही नहीं है, गोरा हमें कुछ समझता ही नहीं है। हमारे इस दीन ने तो इस बात को खत्म ही कर दिया ना। तो आपका मोहम्मद अली जो बॉक्सर है वो जब कन्वर्ट होता है वो कहता है कि जी इस्लाम में एक चीज बड़ी प्यारी लगी, वो ये कि यहाँ पर सारे जब काबा मिलते हैं सब एक जैसे, सब बराबर, कपड़े भी एक जैसे, हैसियत भी एक जैसी, मिलना जुलना, कोई फर्क नहीं है, कोई रेसिज्म नहीं है और कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये डिफरेंस में आप देखें यहाँ पर यूनिक एक्टिविटी सजेस्ट की जा रही है बिलाल को कि आप अजान देंगे कि इस्लाम जो है काले गोरे काले और गोरे का और जो है वो गुलाम को और आजाद का फर्क नहीं मानता है। इस्लाम कहता है फर्क अगर है और सुपीरियरिटी है तो वो तकवा में है। तो बिलाल बने इस्लाम के पहले मौज़िन और यूं जो है वो हमें अजान का एक मामला नसीब हुआ। अब इस अजान के अल्फाज में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम के वर्ड्स नहीं थे। वो जब बिलाल एक बार फजर की अजान दे रहे थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बात हदीस प्राइमरी सोर्स होती है। तो प्रॉफिट ने कहा कि बिलाल आप ये वर्ड्स ऐड कर दें, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, कि नमाज नींद से बेहतर है। तो ये हदीस ने के हिसाब से वर्ड्स ऐड हुए और वो वर्ड्स जो थे वो फजर में ऐड हुए, वरना बाकी अजान वही है ज़ोहर से इशा तक की जो कि इब्ने ज़ैद ने और उमर ने अपने ख्वाब में देखी थी या सुने थे वो अल्फाज। तो लिखें, तो हमारी ये प्रैक्टिस भी यूनिक हो गई ना भाई। हमारी ये प्रैक्टिस यानी कि हम जब गैदरिंग करते हैं नमाज अपनी जो है वो रिलीजियस गैदरिंग करते हैं तो उसका हमारा तरीका जो है किसी से रिजेंबल नहीं करता। ये भी यूनिक प्रैक्टिस है और ये ऐसी यूनिक प्रैक्टिस है, किसी मजहब में ऐसी प्रैक्टिस ना थी ना है ना कभी चला होगी। तो लिखो, प्रॉफिट गैदर्ड कंपेनियंस, पहला पॉइंट लिखो, प्रॉफिट पीस अपॉन हिम। ये अजान वाले पॉइंट से पा रहा हूं। प्रॉफिट पीस अपॉन हिम गैदर्ड कंपेनियंस and invited their pieces of advice for the method of calling believers for prayers. Prophet peace upon him gathered his companions and invited their pieces of advice for the method of calling believers for prayers.
He declined the suggestions of honking horns, lighting fire, and ringing bell. He, peace be upon him, declined the suggestions of honking horns, lighting fire, and ringing bell. By the dreams of Hazrat Abdullah bin Zaid and Hazrat Umar, the words of Azan were finalized. By the dreams of Hazrat Abdullah bin Zaid and Hazrat Umar, words of Azan were finalized. The words of Azan were finalized. Hazrat Bilal Raziyallahu Ta'ala anhu proclaimed first Azan and became the first Muazzin of the Muslim community. Hazrat Bilal proclaimed first Azan, the first Azan, and became the first Muazzin of the Muslim community. The first Muazzin of Muslim community. इसके बाद मैंने कैपिटल से एक पॉइंट भेजा है, ये पॉइंट आपने जो है वो अंडरलाइन करना है, ये मेन पॉइंट है आपका। अब हम देखते हैं कि 5 मिनट हम कितना पढ़ लेते हैं, फिर हम अपनी क्लास को रोक लेंगे, कोई मसला नहीं है, ये क्लास आगे से कनेक्ट हो तो ज्यादा अच्छा है। तो मैंने एक पॉइंट लिखा है, प्रॉफिट मोहम्मद पीस अपॉन हिम इमर्ज्ड एज अ लीडर। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इस पे बात करते हैं। प्रॉफिट पीस अपॉन हिम इमर्ज्ड एज अ लीडर, इसको अंडरलाइन करने। प्लीज टाइप डन व्हेन यू आर डन। आगे बढ़ना है फौरन, ताकि आज बस आगे बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं, आगे इतनी तफसील नहीं है। मैं स्टार्ट कर दूं, स्क्रीन देखनी होगी आपको कि मैं स्टार्ट कर रहा हूं, पॉइंट सबके हो जाने चाहिए। प्रॉफिट मोहम्मद इमर्ज्ड एज अ लीडर। अरे यार 2 मिनट से ज्यादा हो जाएंगे, 2 मिनट तो बहुत हो जाएंगे, बस आधा मिनट ले लो। पॉइंट 3 में मैंने ड्रेस लिख दिया, कहाँ लिखा मैंने ड्रेस? ओ बाय द ड्रेस नहीं है, बाय द ड्रीम्स है बेटा। पॉइंट नंबर 3 में ड्रेस लिख दिया, वो ड्रीम है, बाय द ड्रीम्स है, ड्रीम्स। पॉइंट नंबर 3 में ड्रेस को ड्रीम, ड्रेस नहीं, वो ड्रीम्स है। मैंने रीड भी किया था यार, नजर में नहीं आया। सो पॉइंट नंबर 3 में मैंने ड्रेस लिख दिया है, तो वो बाय द ड्रीम्स है। मैं प्रोनाउंस तो ड्रीम्स ही कर रहा था, मैंने भेज भी दिया आप लोग को, बाय द ड्रीम्स। इवन मैं वो उसकी पीडीएफ शेयर करूंगा, उसी में देखें। अच्छा जी, जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लीडर बनते हैं तो आपको समझना चाहिए कि प्रॉफिट पीस अपॉन जो है, जब मदीना आते हैं तो मदीना में 2 ट्राइब्स कौन से थे जल्दी बताओ, और मदीना के 2 ट्राइब्स के नाम क्या थे जो आपस में राइवल्स थे? मदीना के 2 ट्राइब्स जो आपस में राइवल्स थे, उनके नाम बताओ जल्दी से। औस और खजरज। इधर देखना, प्रॉफिट लीडर बनते हैं तो लीडर बनते ही हजरत मोहम्मद साहब ने पहला काम ये किया कि आपने औस और खजरज की राइवलरी को खत्म किया, और जब आपने इन दोनों को डिसॉल्व किया तो इन दोनों का नाम पड़ गया अंसार्स। लेकिन एक मसला और हो सकता था, वो ये कि हजरत मोहम्मद साहब जब मदीना आए तो मदीना प्रॉफिट मुहाजिरीन को साथ लेकर आए, तो पहले औस खजरज की लड़ाई थी, प्रॉफिट ने वो डिसॉल्व कर दी। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि अंसार्स कहेंगे यार हमारा इलाका है, तुम यहाँ से निकलो, मुहाजिरीन कहेंगे प्रॉफिट हमारा है, तुम क्यों बदतमीजी करते हो, और ऐसे क्लैशेस बाद में मुहाजिर अंसार्स के आते रहे हैं। तो हजरत मोहम्मद साहब ने इससे पहले कि इनमें झगड़ा हो, इनको एक कम्युनिटी बनाना था, इनमें यूनिटी चाहिए थी, तो प्रॉफिट ने फिर क्या किया, अंसार्स और मुहाजिरून को प्रॉफिट ने मर्ज किया, और अंसार्स और मुहाजिरून मिलके बने ब्रदर्स। तो आप ये वाला पॉइंट ऐसे ही कॉपी कर लो, जैसे मैंने स्क्रीन पे लिखा है, कॉपी कर लो। प्रॉफिट इमर्ज एज अ लीडर, औस प्लस खजरज, प्रॉफिट ने कर दिया उनको अंसार्स,
और अंसार्स प्लस महाजरून इक्वल्स टू ब्रदर्स, इक्वल्स टू ब्रदर्स। इसके बाद मेरा बेटा आपका पैराग्राफ नंबर 3 स्टार्ट हो जाएगा, और पैराग्राफ नंबर 3 में आप लोग को जो लिखना है वो है आपका ब्रदरहुड का टॉपिक। ब्रदरहुड आज बहुत ब्रीफ पढ़ाया जाएगा। उसकी वजह बुनियादी ये है कि ब्रदरहुड का टॉपिक हमारे पास जो है वो 18 मार्क्स का है पेपर 1 क्वेश्चन 4 में। अभी अक्टूबर 2020 का जो एग्जाम हुआ है 1 अक्टूबर को, उसमें क्वेश्चन नंबर 5 ब्रदरहुड का आया था। 10 मार्क्स पार्ट ए भी ब्रदरहुड के थे और 4 मार्क्स पार्ट बी भी ब्रदरहुड का था। तो ब्रदरहुड आपके मिड टर्म्स और मॉक्स में आएगा, फाइनल्स में तो उसका आना चांस मुश्किल है, लेकिन मेरा तो काम पूरा सिलेबस पढ़ाने का है। तो मैं आपको ब्रदरहुड का टॉपिक बहुत डिटेल से फर्स्ट पर्सन कम्युनिटी में पढ़ाऊंगा। अभी मैं ब्रदरहुड की बहुत शॉर्ट डिटेल्स आपको दे रहा हूँ, बस जल्दी से मेरी बात सुन लो। मैं 5 मिनट में क्लास रोक दूंगा जहां तक भी हमारा काम होगा। मेरा बच्चा प्रॉफिट भी बताइए, जब महाजिरून मक्का से मदीना के लिए निकले तो दे वर स्केपिंग अर्जेंटली, और अर्जेंट स्केप में उनको भी जान बचा के निकलना था। तो व्हेन दे वर स्केपिंग एंड दे वर लीविंग मक्का, दे हैड टू लीव देयर प्रॉपर्टीज एंड देयर फैमिलीज बिहाइंड। अगर ये प्रॉपर्टीज छोड़ के आए थे तो दे बिकेम जो है वो पेनीलेस, और अपनी फैमिलीज को छोड़ के आए थे तो दे बिकेम होमलेस, और उनमें उनकी जो है वो फैमिलीज को छोड़ने की वजह से कुछ उनके इमोशनल मामला भी शुरू हुए। तो प्रॉपर्टीज छोड़ देना, अपने बिजनेस छोड़ देना, एक नए अजनबी इलाके में आ जाना, तो दे बिकेम होमलेस, दे बिकेम पेनीलेस। फंड्स का भी मसला है, शेल्टर का भी मसला है। अब जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी सिचुएशन मदीना में देखी, महाजिरून की हालत बहुत गैर थी और ना उनके पास शेल्टर है, ना उनके पास जो है वो सोर्स ऑफ अर्निंग है, तो नबी इस्लाम ने हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु के घर पे मीटिंग करके वहां पर महाजिरून और अंसार को, यानी कि दोनों कम्युनिटीज मक्का मदीना की, इनको जमा किया। और प्रॉफिट ने फिर यहाँ पर जो है वो एक अंसारी और एक महाजिर को पेयर किया। तो आपको ऐसे ओवरऑल जो रिलेशन है वो तो ब्रदरहुड है, लेकिन पेयरिंग एक एक की होगी। जैसे प्रॉफिट ने कह दिया हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ के भाई साद बिन रबी हैं, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का पेयर बन गया हजरत खारजा, उमर के पेयर बन गए मोहम्मद बिन मसलमा, और उस्मान के पेयर बन गए अबू तलहा। इसी तरह से हजरत जो है वो अबू बैदा बिन जर्राह के जो पेयर बन गए जो है मेरे ख्याल से हजरत मास बिन जबल थे। तो यहाँ पर हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ के जो पेयर बने वो साद बिन रबी हैं। हजरत जो है वो सईद बिन जैद के जो पेयर बने वो उबय बिन काब थे। तो ये हुआ कि एक अंसारी को एक महाजिर से जब पेयर कर दिया प्रॉफिट ने, तो ये अंसारी अपने महाजिर भाई का ख्याल रखेगा, इनकी सोर्स ऑफ अर्निंग के लिए इनको सपोर्ट करेगा, या तो किसी बाग में नौकरी देगा, या इनको जो है वो कोई पैसे देगा, लोन देंगे ताकि वो अपना कारोबार कर सके, और फिर इनके रहने का भी इंतजाम करेंगे। तो अंसारी और महाजिर के बीच में हुई पेयरिंग। पहले पेयरिंग समझिए, मैं पेयरिंग की डिटेल में जान के नहीं जा रहा, मुझे बहुत अलग से आपको पूरा तफसील से टॉपिक पढ़ाना है। फिर प्रॉफिट ने अपने घराने की जो है वो पेयरिंग बाहर कहीं नहीं की, बनु हाशिम डिस्टिंक्टिव ट्राइब है प्रॉफिट का, तो प्रॉफिट ने अपने घराने की पेयरिंग बाहर इसलिए नहीं की, वरना औस खजरज में कहीं ना कहीं नेपोटिज्म या फेवरेटिज्म नजर आता है कि प्रॉफिट ने इस ट्राइब को ज्यादा पसंद किया। तो प्रॉफिट ने अपने घराने के लोगों की पेयरिंग महाजिरून की जो है वो बनु हाशिम में की। सो हजरत अली बनु हाशिम से थे, प्रॉफिट बनु हाशिम से थे, तो प्रॉफिट पेयर्ड हिमसेल्फ विद हजरत अली। तो प्रॉफिट हजरत अली को पेयर करते हुए बोलते हैं, अली यू आर माय ब्रदर इन दिस वर्ल्ड एंड द नेक्स्ट। ये मुश्किल पॉइंट है कि ये प्रॉफिट ने ऐसा क्यों किया, इसके रीजन, सिग्निफिकेंस और इसके इंपॉर्टेंस क्या थे, ये बात आज का मौका नहीं है। फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों कम्युनिटीज के बीच में एक रिलेशन स्टैब्लिश किया, उसको हम लोग बोलते हैं मवाखात। मवाखात जो वर्ड है अरबिक का, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रदरहुड। अब जब प्रॉफिट ने देखो एक भाई एक का पेयर बना, और फिर पूरी कम्युनिटी में प्रॉफिट ने ब्रदरहुड स्टैब्लिश किया, और ब्रदरहुड जो स्टैब्लिश हुआ उसमें नबी इस्लाम ने इन लोगों के बीच में लव, केयर, सिंपैथी, रिस्पेक्ट के अलावा जेनरोसिटी प्रमोट की। प्रॉफिट ने कहा एक दूसरे का ख्याल रखना है, एक दूसरे को बराबर समझना है, और एक दूसरे के लिए जो अपनी जान पेश करनी है, लेकिन साथ ही साथ एक दूसरे के बारे में कंसर्न रहना है कि किसी को कोई तकलीफ ना हो। अंसार्स को प्रॉफिट ने पर्टिकुलरली फोकस किया कि यू नीड टू बी मोर जनरस टुवर्ड्स महाजिरून, क्योंकि अगर आपने इनकी मदद नहीं की तो उनको पैसों का, इनको रहने सहने का, परेशानी का मामला होगा। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रमोट करने की वजह से अंसार्स ने महाजिरून के साथ जो जेनरोसिटी दिखाई, उसमें अंसार्स ने महाजिरून से अपने हाउसेस शेयर किए ताकि उन लोगों का जो है वो शेल्टर का मसला हल हो जाए, और इन्होंने अपने बिजनेसेस भी शेयर किए ताकि इनके जो है वो फंड्स का मसला हो। अब्दुल रहमान बिन औफ को साद बिन रबी ने जो है वो पैसे दिए कर्जे पे, अब्दुल रहमान बिन औफ ने जाके बटर एंड चीज का बिजनेस शुरू कर दिया। ऐसे ही कुछ ऐसे थे जिनको जरूरत नहीं थी, उन्होंने चंद दिनों के लिए घर लिया था। उस्मान ने अबू तलहा से घर लिया थोड़े दिन के लिए रहने के लिए, उस्मान के पास तो पैसे थे, उस्मान ने फिर अपना जब घर बाई किया, अबू तलहा को उनका घर वापस कर दिया। किसी ने अपने जो है वो भाई को जो है वो, उनके पास इतना सारा फंड नहीं था, उन्होंने अपने भाई को जो है वो एज अ वेज जो है वो अपने पास एम्प्लॉय रख लिया, और वो बाग में काम करके उनसे वेजेस अर्न किया करते थे। तो कहीं ना किसी लेवल पे बिजनेस और हाउसेस को शेयर करके अंसार ने महाजिरून की मदद की। अब ये कम्युनिटी अल्लाह को इतनी पसंद है कि अल्लाह ने इस कम्युनिटी का जिक्र सूरह तौबा और सूरह अनफाल दोनों में किया। 72 में अल्लाह दोनों कम्युनिटीज की तारीफ करते हुए बयान करते हैं, those who believe and adopted exile and fought for their faith with their person and property, and those who gave them asylum and aid, they both are friends and protectors of each other। ये आयत इतनी जल्दी समझ नहीं आती, बस मैं आपको एक बार समझा दूं। and those who adopted exile, जिन्होंने अपने आप को जो है वो एग्जाइल किया या हिजरत करके जो गए,
ये एंड दोज हु गेव देम अजाइलम एंड एड, वो जिन्होंने इनकी मदद की, दे बोथ आर फ्रेंड्स एंड प्रोटेक्टर्स टू ईच अदर। तो कुरान इन दोनों कम्युनिटीज की जो है वो वफा की तारीफ करता है। अब दोनों कम्युनिटीज ने आपस में एका दिखाया, यूनिटी था, कंसर्न था, एक दूसरे का ख्याल था, एक दूसरे को दुआ देते थे, लड़ते झगड़ते नहीं थे, ताकि एक जो है वो इस्लामिक स्टेट जो है वो बहुत जो है वो सक्सेसफुल बन सके। लेकिन दोनों कम्युनिटीज ने एक काम और निराला जो किया वो ये, बोथ कम्युनिटीज अब औस खजरज मुहाजिरून नहीं हो गए, अब हो गई ये अंसार एंड मुहाजिरून। दोनों कम्युनिटीज ने प्रॉफिट की मदद की, प्रॉफिट का गोल अचीव करने में, ड्रीम फुलफिल करने में, और वो ड्रीम था टू मेक अ सक्सेसफुल एंड इंडिपेंडेंट सेपरेट इस्लामिक स्टेट। तो यहाँ पर ये छोटे छोटे पॉइंट्स आएंगे, ये वैसे बहुत ब्रीफ लिखा जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास ये एक पोर्शन ऑफ द आंसर है, ये डिटेल ऑफ द आंसर नहीं है। इसका डिटेल का पोर्शन अलग से क्वेश्चन नंबर 4 में या 5 में अर्ली मुस्लिम कम्युनिटी में पढ़ा जाएगा। इसके पॉइंट्स पर क्लास खत्म हो जाएगी, तो पॉइंट्स जल्दी से P3 की कॉपी कर लो, फिर आप चले जाना, मैं भी चला जाऊंगा कि मेरी 5:30 बजे दूसरी जगह क्लास स्टार्ट हो रही है। लिखो जी, P3 का पहला पॉइंट है, नंबर 1, अर्जेंट एस्केप ऑफ मुहाजिरून। Number 1, urgent escape of Muhajirun. They left families and properties behind. They left families and properties behind. They became homeless and penniless. They became homeless and penniless. To solve their problem, Prophet peace upon him gathered Muhajirun and Ansars at the house of Hazrat Anas bin Malik. To solve their problem, Prophet peace upon him gathered Muhajirun and Ansars at the house of Hazrat Anas bin Malik. Prophet paired a Muhajir with an Ansari. A Muhajir with an Ansari. He, peace be upon him, paired himself with Hazrat Ali. He paired himself with Hazrat Ali. Prophet Hazrat Ali के लिए फरमाया, Ali, you are my brother in this world and the next. He established brotherhood among them, which is called Mawakhat. He encouraged love, care, sympathy, equality, and generosity among them. He encouraged love, care, sympathy, equality, and generosity among them. Ansars treated Muhajirun generously. A, by sharing houses. B, by sharing businesses. They are highlighted in 82-72 Surah Al-Fal. Both communities helped Prophet peace be upon him. Both communities helped Prophet peace be upon him to establish a separate Islamic state. Both communities helped Prophet peace be upon him to establish a separate Islamic state. ये आ गया सर आपका आंसर। और इसको कॉपी कीजिए, और मुझसे कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। स्पेलिंग के और ग्रामर के अगर से मार्क्स नहीं कटते, इसको भेजना जकरिया को, बोलना पेन चला वो दूसरा।
इसमें चला के देख लो, किस पे चला, इस पे चलाओ ना टैबलेट। मुदस्सिर हदीस नोट्स में लिखी हुई हदीस है, अली यू आर माई ब्रदर इन दिस वर्ल्ड एंड द नेक्स्ट। अच्छा बेटा मुझे बिकॉज आई एम सपोज टू रश टू माई बहादुराबाद क्लास, तो मैं वहां जा रहा हूँ। इस्लामिक बैंकिंग के बारे में आगे डिस्कशन आएगा, तो अभी थोड़ा होल्ड कर लें। बैकअप के लेसन्स की खबर जो है वो यही है कि आप लोग जो है बैकअप के लेसन्स जो है वो रिकॉर्डिंग सुन लें। कौन सी वाली है? अच्छा पड़ेगा। मुज़म्मिल रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको उसमें वन ड्राइव के फोल्डर में। अगर उसका एक्सेस नहीं है तो आप जो है वो कैंपस कॉल कर लें, तो आपको वो ऐड कर देंगे। वन ड्राइव के फोल्डर का तरीका भी बता देंगे। अभी मैं क्लास ऑफ कर रहा हूँ बेटा, ताकि रिकॉर्डिंग हमारी सेव हो जाए। इंशाल्लाह हम लोग फ्राइडे को मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।